वो कहते हैं ना कि फायदा ना उठाने में कितना फायदा है। क्या बात। अगर ये बात किसी को पता चल जाए तो लोग एक दूसरे का फायदा ही ना उठाएं। हमारा ना एक हमेशा से सपना था कि यार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके ना घंटी बजानी। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें वो स्किल नहीं आती थी उस टाइम। जो इंसान हमारे पास आता है ना और कहता है कि यार मैं ना आइडिया की वेट कर रहा हूँ, आइडिया की खासियत है, आइडिया आपके पास कभी नहीं है, आप आइडिया के पास जाओगे। मैं अपने माँ बाप से ना एक चीज में बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। पहले बहुत गुस्सा आता था। मैंने अपने मॉम डैड से है ना 14 साल में एक बार 10 रुपए मांगे। 14 साल मेरे स्कूल के थे। मैंने कहा मेरे को 10 रुपए दे दो, मेरे को है ना छोले भटूरे मिल जाएंगे वहां पे। मेरे डैड ने एक ही बात बोली, कहते बेटे हमारे यहाँ पे ना पैसे नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार अपने गुरु से पूछा कि मुझे जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो मैं क्या करूं। हाँ। तो उनका इंस्ट्रक्शन भी एग्जैक्टली यही था, ट्रैवल। अभी प्रॉब्लम क्या बच्चों में, मैं आपको बताता हूँ। एक तो उनको लगता है कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, $1 मिलियन सैलरी चाहिए, हेडेक नहीं चाहिए। वो नहीं हो सकता। तो आपके लिए एक मॉडल बन गया जहां आपने जो किया वो आपको सूट कर गया, जिसे हम कहते हैं जो आपको भाता है, जो आपको आता है, जो बाजार चाहता है। अब बच्चा 21 साल का लड़का है, उसके लिए ये तीनों खाने चित्त है। अभी ना उसको पता है मेरे को आता क्या है ठीक से, ना उसको पता है कि मुझे भाता क्या है ठीक से, और ना उसको ये पता चल रहा है कि बाजार चाहता क्या है ठीक से। एक पॉइंट पे तो बात बनती है, वो है शार्क टैंक। अब शार्क टैंक पीछे बहुत उस पे एलिगेशंस भी लगे कि वो स्कैम है, वो लोग वहां डील करते हैं पर उसको पूरा नहीं करते। एक MBBS डॉक्टर जिनके परिवार में सब लोग डॉक्टर हैं, उन्होंने डॉक्टरी ना करके डिजाइन चूज किया और एक सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टार्ट किया 2016 में, जिसका नाम था इनोवेट। और ना ही उन्होंने सिर्फ उसे सक्सेसफुल किया, पर सक्सेसफुली उसको एग्जिट भी किया और ओयो को बेच दिया 200 करोड़ से ज्यादा में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर रितेश मलिक, जो मेरे पॉडकास्ट द संजय कथुरिया पॉडकास्ट के सबसे पहले गेस्ट है। डॉक्टर रितेश मलिक एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है। आज 125 से ज्यादा स्टार्टअप्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। प्लाक्षा जैसी प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी के को फाउंडर हैं और बहुत ही जबरदस्त स्टार्टअप मेंटर है। मुझे लगा उनसे बेहतर कौन हो सकता है जिससे हम अपनी पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट करें। तो आज के पॉडकास्ट में आपको एंड तक इसलिए रुकना है क्योंकि आज आप सीखेंगे कि अगर आप यंग हैं तो किस तरीके से आप अगले 5 साल में अपने लिए एक बिजनेस बना सकते हैं। कौन सा वो फील्ड है जो आपको चुनना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा स्कोप है अगले 5 साल में। क्या शार्क टैंक की सारी डील स्कैम होती है या एक्चुअली शार्क टैंक के फाउंडर्स को फायदा होता है। स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है जो फिक्स होनी चाहिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन अडेप्ट कर सके। डॉक्टर रितेश मलिक के पर्सनल रूल्स कि किस तरीके से आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और 3% रूल तो आपको सुनना ही चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए इस पॉडकास्ट को एकदम एंड तक देखिएगा, पेपर पेन लेके बैठिएगा और अपने पॉइंटर्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट को जो एंड तक देखेगा वो एक मास्टर क्लास पालेगा कि कैसे अपना स्टार्टअप बिल्ड करते हैं और कैसे आप भी एक $1 मिलियन स्टार्टअप बना सकते हैं और शायद एग्जिट भी ले सकते हैं। सो डॉक्टर रितेश मलिक, थैंक यू सो मच। नहीं, आप पहले तो मेरे को रितेश बुलाइए। अच्छा ठीक है, रितेश भाई बोल देता हूँ मैं। आप जो आपको रितेश चलेगा। तो रितेश भाई, आज के पॉडकास्ट में एक जो थीम है वो ये है कि आज हमारे यंगस्टर्स जो हैं बहुत चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। पढ़ाई करूं नहीं करूं, कितने तक करूं, क्या करूं, जॉब करूं, एंटरप्रेन्योर बनूं, जॉब करने के बाद एंटरप्रेन्योर बनूं। आज एक आइडियल हमारा जो लिसनर है, लेट्स से 20-25 की एज का, वो बड़ा कंफ्यूज्ड है। और ये कंफ्यूजन हर जन की लाइफ में रहा है, आपके में रहा होगा, और आपने उसको ओवरकम करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी करी। फिर अपने स्टार्टअप को आपने एग्जिट लिया, जो बहुत रेयर सिनेरियो है इंडिया में, एंड उसके बाद एक अच्छा आपने एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया जिसको आज आप जिससे आप सोशल वर्क भी करते हैं और ऑब्वियसली आप अपनी जो है लाइवलीहुड भी चलाते हैं। तो इसको पूरा डिकोड करना चाहूँगा आज के इस एपिसोड में आपके साथ में। नहीं संजय भाई, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, आई एम वेरी एक्साइटेड टू कम। यू शुड नो योर वर्ड्स ऑफ विजडम आर एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर people like me as well. I'll give you an example. क्योंकि लोगों को ना, हमें स्कूल में कभी भी ना पैसा संभालना नहीं सिखाया जी। और हमें ना जैसे ही हमें लगता है कि यार कहाँ पे पैसा डालें, मैं हमेशा है ना अपनी वाइफ श्रुति को बोलता हूँ, मैंने कहा संजय भाई का ना एक बार रील्स देख लेते हैं, कुछ है ना ज्ञान मिल जाएगा। एंड दिस इज ऑनेस्ट टू गॉड, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच आई थिंक यू आर डूइंग अ फिनोमिनल सर्विस। थैंक यू सो मच रितेश भाई। ये इंटेंशन ही ये था, क्योंकि मुझे भी रियलाइज हुआ कि काफी लोगों को पैसे को लेके जो है, पैसे से उनका रिश्ता ठीक ठाक नहीं है। कमा बहुत लोग लेते हैं। हाँ। मैंने कमाने वाले बहुत देखे। हाँ। पर बचा के उसको निवेश करके अपने आप को जो मैनेज करने वाले, वो थोड़ा सा मैंने कम लोग देखे हैं। तो सर ऐसा, मैं
आपके काफ़ी पॉडकास्ट देख चुका हूँ जहाँ आपने अपने बारे में बात करी है। तो आज मैं थोड़ा डबल क्लिक करना चाहूँगा पहले आपकी पर्सनल लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के ना जो बचपन की मेमोरीज होती हैं या बचपन जिस तरीके से उसका गया होता है उससे उसकी काफ़ी चीज़ें शेप होती हैं। बचपन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप कहाँ रहते थे, आपके बिलीफ सिस्टम्स क्या थे, आपके पेरेंट्स के बिलीफ सिस्टम क्या थे। आपने अभी पैसे की बात की तो आपने, जैसे हमारे घरों में अभाव, स्कार्सिटी बहुत डिस्कस होता था। अरे बेटा पैसे नहीं है, अगले महीने के लिए भी नहीं है, बिल कैसे भरेंगे बच्चा, ये कैसे करेंगे, तुम ध्यान से रखो। जॉइंट फैमिली में थे या आप सिंगुलर फैमिली में थे, आपके पेरेंट्स डॉक्टर रहे हैं, आप अच्छे स्टूडेंट थे नहीं थे, तो इसके बारे में मैं थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ, आपको जानना चाहता हूँ। तो संजय आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एंड अभी तो है ना, फिर भी थोड़ा मेरा बिल्ड कलर बेटर हो गया। जब हम बच्चे थे हम ना बहुत पतले, इस शेड से कम 20 शेड ज़्यादा काले और बहुत ही इल कॉन्फिडेंट और स्पीच डिसऑर्डर के से ग्रस्त बच्चे थे। तो मैं र को ग बोलता था। अच्छा। तो आप सोचिए हमारे परिवार में सबका नाम र से चालू होता है। तो रितेश, गितेश, मेरे फादर रवि, गवि, रेनू, मेरी मदर गेनू, और मेरी दादी माँ में 2 र आते थे, राज, रानी जी। तो मेरा ना टिपिकली स्कूल गोइंग कॉन्फिडेंस बहुत ही कम था। एंड उसकी वजह से ना मेरे को मैसिव इंट्रोवर्जन था। मुझे ना लगता था कि यार मैं किसी से बात नहीं करूं, क्योंकि मुझे पता था जैसी बात करूंगा लोग हंसेंगे। एंड इंडिया के अंदर ना, वेदर वी लाइक इट और नॉट, हम ना सबसे पहली चीज़ जब किसी से मिलते हैं ना, हम ये नहीं पूछते आप कैसे फील कर रहे हैं, हम सबसे पहले पूछते हैं कि यार अरे तुम देखो कितने मोटे हो गए, हाँ, अरे तुम देखो कितने तुम्हारा तुमने वजन बढ़ा लिया। एंड that is the challenge. And once you consistently ask someone about their shortcomings, and वो ना आपका है ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा घटा देता है। तो मुझे ना बचपन में ये लगने लगा that genetically I have not got the best genes. And that led for me to get this fire कि यार I need to prove something to the world. एंड इसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत योगदान किया। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर, मेरे को पहले उन्होंने स्पीच थेरेपी के लिए बहुत एक्सरसाइजेस करवाई। अब मैं दुनिया में सबसे बेहतर र बोल सकता उसके बाद मैं अभी आजकल ना बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ। मैं सबको एक ही चीज़ कहता हूँ, आप कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आपके पास है। एग्जाम्पल, आपका रंग, आप किस घर में पैदा होते हैं, आपके माँ बाप कौन है, आपके किस सोसाइटी में आप पैदा होते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो दे आर नॉट मैटर ऑफ चॉइसेस, दे आर मैटर ऑफ चांसेस। अब जो चीज़ मैटर ऑफ चॉइस नहीं है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए 1 मिनट भी मत गवाइए। आप कहाँ पे पैदा हुए वो आपके हाथ में नहीं है, आप कहाँ मरेंगे वो आपके हाथ में है। तो मेरा सिंपल फंडामेंटल सब लोगों को ये है, सबसे पहले तो है ना अपनी एजेंसी, अपनी किस्मत पे मत रखिए। आप ये देखिए आप इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, एंड डू एवरी पॉसिबल थिंग टू चेंज दैट इज वन। द सेकेंड थिंग इज, आज की दुनिया में ना हम इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, गेटिंग बोर्ड हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द यंगस्टर्स। आज ना आप किसी बच्चे को बोलेंगे कि यार कुछ मत कर, बच्चा पागल हो जाता है। मैं अपनी बेटी को ना उस दिन मैंने उसको कहा कि यार कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही है ना बैठते हैं, एंड क्योंकि हमें है ना कंसिस्टेंटली, कभी वो फ्लिकर कर रही थी, कभी फिजिट करेंगे, एंड देन आई रियलाइज्ड, जैसे हम ना बचपन में ना गड्ढा खोदते हुए देख के ना 3-3 घंटे बिता देते थे जी जी, कि मतलब बैठे हुए हैं गड्ढा खुद रहा है, एंड दैट इज वरीसम फॉर मी। आई थिंक ट्रू सक्सेस विल कम व्हेन यू कैन स्टे अवे फ्रॉम कंसिस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस ऑफ नोटिफिकेशंस। तो मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ, पहली चीज तो आप ना ये कोशिश कीजिए, डू नॉट कॉपी एनीवन्स लाइफ। सबकी जिंदगी अलग है। आज हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि यार देखो संजय भाई ने इतना बड़ा बिजनेस बना दिया, इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर हो गए, इतने फॉलोअर आ गए, हम भी यही करेंगे, विदाउट रियलाइजिंग दैट हो सकता है कि आप एज अ डांसर बेटर कर पाए जी। सो अपना इनर पैशन खोजना और उसके ऊपर काम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज की डेट में ना लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने कहा कि चलो एआई आने वाला है, सब लोग लग गए कि अब हम एआई में काम करेंगे। मैं इतने फाउंडर्स को जानता हूँ जिनकी अच्छी कंपनीज चल रही हैं, वो कह रहे हैं नहीं यार हम लोग तो है ना एआई की डायरेक्शन में जाएंगे, व्हाइल दैट इज अ ग्रेट डायरेक्शन टू गो।
but completely changing your model to become an AI company just because there is a fad or there is a huge thing may or may not work. So I think being in your lane is very important. आपको ना, मैं US के एक्सप्रेसवेज देखता हूँ ना, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियरली लिखी हुई है दैट जितना हो सके आप अपनी लेन में रहिए. अपनी लेन पे है ना, आपको स्पीड भी आएगी. हम लोग क्या होता है, जैसे ही हम देखते हैं ना कि बाजू वाली लेन में बहुत तेज गाड़ी गई, हम एकदम से उसकी लेन में आ जाते हैं. उसके बाद हम लोग फिर किसी और की लेन में. हम ये भूल जाते हैं कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स कब होते हैं, जब आप लेन्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहे होते हैं. सो मुझे लगता है कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म अपनी विजन, अपनी डायरेक्शन पे काम कीजिए. डोंट थिंक अबाउट कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, एंड फोकस ऑन गेट ऑन. ये लाइफ ना, इट इज़ वेरी रेयर. लोग ना ये भूल जाते हैं, ये इतनी रेयर लाइफ है ना संजय जी. आप ह्यूमन की तरह पैदा हुए हैं, आपको एक बॉडी मिली है. दिस इज लाइक मैजिक. लाइक आप ये देखिए, एक ऐसी धरती पे आप पैदा हुए हैं जहां पे है ना लाइफ है, और एटलीस्ट जानते हुए हमें ये नहीं पता कि और कहाँ पे लाइफ है ब्रह्मांड में अभी तक. और शायद जब तक हमारी रेस है पता भी ना चल पाए. बिल्कुल. हम सिर्फ ये 8.4 बिलियन लोग हैं जो इकट्ठे हैं इस वक्त यहाँ पे. एंड दिस इज मैजिक एक्चुअली. इफ यू आर वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड बीइंग वरिड. और मैं ना डेथ के बारे में एक चीज सबको कहता हूँ, पिछले 15 बिलियन साल जब से ब्रह्मांड बने, आप मरे हुए थे. आगे शायद 15 बिलियन साल या जब तक हमारी यूनिवर्स रहेगी, आप मरे होगे. ये सिर्फ अभी के 50, 60, 100, 125 साल हैं आपके पास. अगर उसमें आपने है ना खुशी नहीं व्यतीत की, और आपने कुछ अपने लिए इम्पैक्ट और अपनी फैमिली के लिए नहीं किया ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है. बिल्कुल. द बिगेस्ट रिग्रेट पीपल हैव व्हेन दे डाई इज दैट यार, हम ना काश जॉब छोड़ के अपना स्टार्टअप कर लेते. यार काश मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लेता. ये काश नहीं आना चाहिए. और मेरे ना लाइफ का एक, एंड जेफ बेजोस की एक डॉक्यूमेंट्री है, उससे ना मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. ही हैज अ फ्रेमवर्क कॉल्ड द रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क. मैं सबको ये कहता हूँ कि यार आप ना डिसीजन मेकिंग में ना रिग्रेट मिनिमाइजेशन ले आओ. विल यू रिग्रेट? मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ना बचपन में जब मैं कॉलेज में था, मेरे को एक लड़की पसंद थी. तो एंड इल कॉन्फिडेंट लोगों को है ना ये जाके बोलना कि नहीं तुम मुझे पसंद हो, बड़ा मुश्किल है. तो ना मैं हमेशा अपने ना लाइफ का एक फंडामेंटल बनाया, चाहे कितना ही मुश्किल काम लगे, क्या मुझे आज से 10 साल के बाद रिग्रेट होगा कि मैंने पूछा नहीं? आज ना मेरे को रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने पूछा, उसने मना कर दिया, वो उसकी चॉइस है जी. आज मैं संतुष्ट हूं कि यार मैंने पूछ लिया. एंड फेलिंग इज फाइन, हैविंग रिग्रेट इज द वर्स्ट फीलिंग ऑन द प्लैनेट. सो आई ऑलवेज टेल पीपल, गो बाय द रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क. 80 साल पे आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने नहीं किया. चाहे फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. एंड देन डोंट कॉपी. बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं यार रितेश तुम स्टार्टअप क्यों नहीं कर रहे हो, तुमने पहला बेचा और अब तुम स्टार्टअप करो. तुम्हारे देखो दोस्त कितने $1 बिलियन उठा लिया, ये कर लिया. एंड आई से कि यार मेरे को जिस चीज़ में खुशी मिलेगी ना मैं वो करूँगा. आई एम नॉट एट ऑल बॉदर्ड बाय किसने $1 बिलियन कमाए, किसने $1 बिलियन नहीं कमाए. मैं अपनी लाइफ के हिसाब से चलूँगा. मेरी प्रायोरिटी में मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है जी. मेरे पास उतना पैसा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उतना पैसा है कि शायद मेरे को मरते दम तक और पैसे की ज़रूरत नहीं होगी. अब उसके बाद मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो है मेरी फ्रीडम. अगर मेरी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होती है ज़्यादा पैसे के लिए, तो मैं वो नहीं करूँगा, बिकॉज वो मेरा DNA है. आई बिलीव इन दैट. आप लिखिए कौन से ऐसे वैल्यू सिस्टम्स हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं, और उससे है ना भटकिए मत. तो ऐसा मुझे लगता है. तो आपने काफ़ी पॉइंट्स पे छेड़ा, जैसे फोमो पे बात करी आपने, स्टे इन योर लेन पे बात करी, डोंट कॉपी पे बात करी. मैं थोड़ा और पीछे चलूँगा सर, रितेश भाई सॉरी. लाइफ में एज यू वर ग्रोइंग अप, लेट्स से यू वर 10, 11, 12, तो कुछ ऐसी अनफेयर चीज़ें आपके साथ हुई, आपको लगा यार ये चीज़ मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, मेरे परिवार के साथ नहीं होनी चाहिए, ऐसे कोई सिचुएशंस जिन्होंने आपके कुछ बिलीफ सिस्टम्स को फ्रेम किया हो, जो ऐसी चीज़ें बनी हो आपके साथ कि समझे जैसे परिवारों में होता है कि 2 भाइयों में झगड़े हो गए, या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए, या कुछ डिविजन ऑफ बिजनेसेस हो गए, ऐसे कोई यूनिक सिचुएशंस या अनफेयर सिचुएशंस जिसने आपके थॉट्स को शेप किया हो? श्योर. तो ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं बचपन में. मुझे ऐसा लगता है ऑलमोस्ट एवरी डे
when you have a speech disorder, it's very hard to get up in the morning. I used to hate going to school because daily सुबह बच्चे पूछते थे कि यार तेरी मदर का नाम क्या है. मैंने कहा मैंने कल तो बताया था गेनू मलिक. फिर हंसते थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि the most important thing, and you will have a lot of challenges as a child. देखिए आपको प्यूबर्टी आएगी, आपके लिए बहुत मुश्किल चैलेंज होता है. You are going through a massive hormonal change. आई स्टिल रिमेंबर हमारे जो मेरे फादर एक नर्सिंग होम चलाते हैं, उसमें कुछ लोग पत्थर लेके आ गए. सो मुझे ऐसा लगता है चैलेंजेस तो बहुत सारे होंगे, बट ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज होता है ना, एक्चुअली बाहरी चैलेंजेस ना बहुत मायने नहीं रखते. जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना वो आपके माइंड का होता है. ये आपकी ना सारी खुशी सारा गम यहाँ पे है. फैक्ट्स आर न्यूट्रल. हम लोग ना अपने परसेप्शन से फैक्ट्स को पेंट कर देते, कलर कर देते हैं. तो मुझे लगता है कि सकारात्मक रहना. किसी ने मुझसे पूछा हैप्पीनेस का क्या कारण है. मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, बीइंग ग्रेटफुल एंड ग्रैटिट्यूड. अगर आप जीवन में ना ग्रेटफुल हो सकते हो ना हर चीज़ के लिए, बिकॉज ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको ग्रेटफुल होने की एक भी चीज़ ना मिली हो. एंड ग्रेटफुलनेस इज अ हैबिट. सो आई थिंक that is something that I have been very blessed with because of my mom. She's a very positive person. Both my parents are. And बचपन में तो बहुत ही सारी चीज़ें. I was a very average student. 7th क्लास में मैथ्स में फेल हो गया था. मेरे को याद है 8th क्लास के अंदर मेरी टीचर ने मुझे 21 बार चांटे मारे थे. And all these beliefs obviously shake you up. But I genuinely हमारी हेडमिस्ट्रेस मैडम थी 3rd क्लास में, क्योंकि उस टाइम पे है ना बच्चों को चांटे मारना वो नॉर्मल. हमने भी खाया बहुत. एंड आई रियलाइज्ड हर चांटे से ना आपका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है. बिकॉज आपको ये लगता है कि यार चांटा ना एक बहुत बड़ी, आप किसी को धक्का दे दो चलेगा, चल जाता है. चांटा मुंह पे चांटा ना एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल मैसेज है. तो मुझे लगता है आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ दैट. अगर वो नहीं होता ना, मेरे अंदर ना फायर नहीं होती. आप ये बताइए, किसी संतुष्ट आदमी से आप कोई बड़ा काम नहीं करवा सकते. तो आपको है ना बर्निंग डिजायर के लिए, बर्निंग डिजायर में बर्निंग शब्द का मतलब है आग, और बिना आग के ना रॉकेट कभी नहीं भागता. ट्रू. ये मेरा मानना है. ऑल दीज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं तो हमेशा ना इसको मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल स्कैरसिटी. मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि हमारी बिटिया में 4 साल की बिटिया, उसको सब कुछ मिल गया. मैंने कहा ये सक्सेसफुल नहीं होगी. कहती क्यों? मैंने कहा क्योंकि उसमें आग ही नहीं है ना प्रूफ करने की. उसको जो जीवन में मिल सकता था वो उसको मिल गया. तो हमने एक कॉन्सेप्ट चालू किया, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी. मैं अपनी बिटिया को हर क्वार्टर एक चिट्ठी लिखता हूँ. उसका एक ईमेल आईडी बना हुआ है, उस पर चली जाती है. वो कोई नहीं पढ़ सकता. वो पढ़ेगी जब वो 18 साल की होगी. हमने है ना पिछली चिट्ठी में ये लिखा दैट मेरे को पता है कि तुम्हें है ना बहुत दुख होगा जो तुम्हारे पेरेंट्स 1st क्लास में बैठेंगे और तुम इकोनॉमी में बैठोगी. एंड आर्टिफिशियल स्कैरसिटी विल बी माई गिफ्ट टू माई डॉटर. आई वॉन्ट हर टू गो थ्रू एन इकोनॉमी फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू सैन फ्रांसिस्को. जब 17 घंटे बैठेंगी वो इकोनॉमी में और देखेंगे हमारे फादर और 1st या बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं, बहुत गुस्सा, रिलैक्स कर रहे हैं आराम से, बहुत गुस्सा होंगे. लेकिन वो याद रखेंगे जब हम दुनिया में नहीं होंगे ना कि मेरे फादर ने ना मुझे स्कैरसिटी दी. The best gift any parent can give to their child is scarcity. बिल गेट्स ने भी अपने 3 डॉटर्स को या 2 डॉटर्स जितने भी, उनको $60 मिलियन ही दिया. बिल्कुल. वॉरेन बफेट ने अपने बेटे को एक पैसा दिया था, वो हार गए. बिल्कुल. और उसके बाद बोलते हैं अब मैं नया पैसा इसको नहीं दूंगा. तो आई थिंक यूएस में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी चलता है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा नहीं देते. वहाँ गिविंग प्लेज होता है, लोग चैरिटी करते हैं या फिर इस तरीके से पैसे को देते हैं, बट अपने बच्चों को काफ़ी सीमित रखते हैं. बिल्कुल. और एक यंग उम्र से उनको मेहनत करना सिखा देते हैं कि भाई आप काम पे लगो, हमारे बेसिस पे मत चलो. बिल्कुल. और मुझे लगता है ये बहुत नीडेड है. इंडिया में ओवर पैम्पर कर रहे हैं और बहुत वीक बच्चे निकल रहे हैं, उन स्पेशली उन घरों के जहाँ पे बहुत पैसा है ना, बहुत वीक बच्चे. दे वांट टू थ्रो मनी एट देयर प्रॉब्लम्स. एंड संजय भाई, दुनिया का सबसे बड़ा सिन है थ्रोइंग मनी एट योर प्रॉब्लम्स. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मुझे कहा यार रितेश, तुम्हारे ना फॉलोअर 6 महीने में 250K हो गए, मेरे को भी करने. मैंने कहा यार बहुत अच्छा है, ज़रूर करो. वो कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ. मैंने कहा आप ना सबसे पहले अपनी डिलीवरी पे मेहनत करो, वो कंटेंट पे मेहनत करो. वो मेरे पास वापस आया,
उसने कहा रितेश भाई मैंने है ना बस हो जाएगा मेरा। मैंने कहा क्यों? कहता मैंने चैट जीपीटी का प्रो वर्जन लिया 20,000 रुपये का पर महीना, उसके बाद मैंने कैमरा ले लिया सेटअप 12 लाख रुपए का, एंड ही इज थ्रोइंग मनी एट हिज प्रॉब्लम्स। दैट्स द वर्स्ट वे टू ग्रो। ट्रू। एंड हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में आपको पता है majority startups पैसा क्यों नहीं कमाते? Because they are throwing money at their problems. Actually, money is the worst resource to have if your product market fit is not built. जब आपके पास पैसा नहीं होता ना, तब आपके पास ये होता है। राइट। When हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इंडिया के बेस्ट वीसी हैं, कल मैं उनके साथ लंच खा रहा था, उन्होंने कल बड़ी अच्छी बात बताई। कहता रितेश, when you do not have resources, when you are resourceless, you are the most resourceful person on the planet because you're innovative. आप पैसे की जगह ना इंटेलेक्ट फेंकते हो अपनी प्रॉब्लम्स पे। डॉक्टर देवी शेट्टी से एक बार मिला था, हाँ। एंड उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि बैंक में जितना बैलेंस बढ़ता है उतना ही हम जो है अपना दिमाग का यूज कम करने लग जाते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी हम प्रॉब्लम, एंड ही इज सच अ लेजेंड, यू नो, एंड वो भी ये कहते हैं कि भाई बैंक के पैसे को हम नहीं देखते जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम यही देखते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उन्होंने जो है आदिवासी फीमेल्स को नर्स बनाया हुआ है। अब वो कहते हैं कि अब मैं हाथ ऐसे करता हूँ तो अगर 7 का देना है सर्जरी के लिए पाना या जो भी होता है टूल, तो वो 7 का देंगी, एंड दे कम एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट, यू नो, बिकॉज दे आर फ्रॉम नॉट दैट प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स, उनको हंगर है काम करने की, एंड दे आर वेल ट्रेन्ड। तो उन्होंने एक बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत सिंपल सोल्यूशन निकाला जहां उनका खर्चा भी कम हुआ, बिल्कुल, एंड दे कुड डू दैट। सो आई कैन टोटली रिलेट टू दिस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है सर आप तो ज्यादा रितेश भाई रहे हो स्टार्टअप इकोसिस्टम में, मेजर फाउंडर्स के साथ ये प्रॉब्लम भी रही है कि क्योंकि वीसी मनी वाज इजी टू कम ओवर अ 3-4 ईयर होराइजन जब 2020 हुआ, तो ये भी एक प्रॉब्लम बहुत जनरेट हुई। एंड इसमें ना एक मैं संजय भाई बात बताना चाहूँगा, हमारे एवरेज स्टार्टअप फाउंडर्स जो यूनिकॉर्न्स है ना, उनके पास 3 से लेके 7-8% अपनी इक्विटी होती है जी। अब आपके पास इतनी बड़ी कंपनी में अगर 3-4% इक्विटी है तो कोई बहुत बड़ा नेटवर्थ नहीं है आपका। उसका रीजन क्या है? आप इतनी ज्यादा वेंचर कैपिटल रेस करते रहते हो, आपको लगता है मेरी वैल्यूएशन बढ़ती गई। आप ये नहीं रियलाइज करते कि हर वैल्यूएशन इज ऑल्सो अ डाइल्यूशन ऑफ योर पर्सनल इक्विटी जी, एंड वो हम लोगों को बाद में पता चलता है। मैं सब फाउंडर्स को एक चीज कहता हूँ, डू नॉट रेज वेंचर कैपिटल अनटिल एंड अनलेस आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट बना नहीं हुआ। नहीं तो आप है ना खूब पैसा लगा दोगे एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने में, एंड दैट इज वाई आज इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स की हालत आप देखिए, जैसे ही पब्लिक जाते हैं कोई बहुत ऐसा नहीं है कि फिनोमिनल, जैसे यूएस के अंदर आप देखिए पब्लिक जर्नीज हैव बीन फिनोमिनल। इंडिया के अंदर अभी भी वो टाइम लगेगा, बिकॉज बहुत कंपनीज तो लिस्ट इसलिए नहीं हो पाती बिकॉज इतनी ओवर वैल्यूड थी, डरे हुए हैं कि शायद मार्केट एक्सेप्ट ही ना करे। और अब आप देखिए बहुत कंपनीज ने तो डाउन राउंड लेके अपने आप को पब्लिक लेके गई, और पब्लिक जाने के बाद विद इन 1 साल की अगर आप जर्नी देखेंगे कितनी कंपनीज हैं जो ऑलमोस्ट 50% पे आ गई हैं। जी जी। एक मैं एनालिसिस दिख रहा था कि जब जोमैटो विच वॉज द फर्स्ट इंटरनेट कंपनी इन अ वे टू लिस्ट, तो उस टाइम पे जो रिटेल पार्टिसिपेशन था वो अराउंड 6.5-7% था। देन अ लॉट ऑफ, एंड देन जोमैटो चढ़ा भी, फिर थोड़ा गिरा भी, देन 7-8 अच्छे और आईपीओज आए, और जब तक डिलीवरी का आईपीओ आया द रिटेल पार्टिसिपेशन हैज गॉन डाउन टू 1.3%। तो आप सोचिए कि पहले में लोगों में एक जज्बा था कि चलो यार अच्छी कंपनीज आ रही हैं, पैसा डालते हैं, एंड दैट फिजल्ड आउट बाय द टाइम डिलीवरी वाज लाइक 10th और 11th कंपनी टू कम। तो सर अब अगला जो मेरा सेक्शन है रितेश भाई आपके साथ, वो ये है कि स्टार्टअप, 21 साल का बच्चा स्टार्टअप पे अब आते हैं, स्टार्टअप किसको करना चाहिए, और आपको ये पता कैसे चले कि आप एक स्टार्टअप करने के लिए फिट है भी कि नहीं है, या जस्ट गेट आउट एंड डू अ जॉब। सो ये ना एक बड़ा ही मुश्किल प्रश्न है कि किसको स्टार्टअप करना चाहिए। देखिए सबसे ज्यादा पैसा कैसे बनता है, किसी ने मुझसे पूछा कि मैं ना बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, मैं क्या करूं। मैं सबको एक ही चीज बोलता हूं, आप कुछ ऐसा करो जो अभी कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जा रहा। अगर आपको कोई चीज कॉलेज में पढ़ाई जा रही है ना, तो आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना, बिकॉज कॉलेजेस आर मेड फॉर कन्फॉर्मिटी फॉर मिलियंस। एनसीईआरटी का काम है, सीबीएसई का काम है मिलियंस ऑफ लोगों को एक एवरेज लाइफस्टाइल देना। सीबीएसई का ये काम नहीं है कि 10 लोगों को 1000 करोड़ कमा के देना, वो सीबीएसई का पर्पस ही नहीं है। अगर आप सीबीएसई के पास जाओगे या आप या आप एनसीईआरटी के पास जाओगे, वो कंटेंट ऐसा देंगे जो एक मीडियन बच्चा है, जो एक एवरेज आईक्यू का बच्चा है, उसको नौकरी लग जाए, अब सर्वाइवल तक पहुंचा देंगे। और हमारा एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कॉलेजेस और स्कूल्स का
पर्पस इंडिया के अंदर इज कॉन्फॉर्मिटी. हमें एवरेज आप बच्चे से बात करेंगे ना, मेरे को लोग पूछते हैं कि एजुकेशन है क्या. मैं उनको एक बड़ा सिंपल आंसर देता हूँ. द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली इज एजुकेशन. एंड आप मेरे को ये बता दीजिए कौन सा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग इंसेंटिवाइज की जाती है. बहुत कम है. तो मुझे लगता है सबसे पहला आपको है ना, जब आप 21 साल के हो, आपको सबसे पहले तो अपने आप को है ना, आप ये मत सोचिए कि मेरे को स्टार्टअप करना है या नहीं करना. आप अपने माइंड में है ना एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग लेके आइए. स्टार्टअप करना बड़ा एक फोकस्ड एरिया है, लेकिन लाइफ में आपको अगर आगे बढ़ना है ना, तो आपको एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग चाहिए. ओके. तो आप स्टार्टअप का मत सोचो, आप एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग को अडॉप्ट करो. अब एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग क्या है कि मैं चाहे स्टार्टअप करूं, चाहे मैं टीचर बनूं, चाहे मैं डॉक्टर बनूं, चाहे मैं पॉडकास्टर बनूं, चाहे मैं इन्फ्लुएंसर बनूं, मैं एंटरप्रेन्योरियल रहूंगा. कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी, PNL मैं खुद चलाऊंगा, सेल्स सीखूंगा, एंड आई विल ऐड वैल्यू टू माई कस्टमर्स लाइफ. अब मेरा कस्टमर, अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मेरा बॉस है. मेरा कस्टमर, अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूं तो मेरा स्टार्टअप है. मेरा कस्टमर, अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूं तो मेरा इंस्टाग्राम का फॉलोअर है. तो ये फंडामेंटल, क्योंकि अब वो वाले जमाने हट गए कि आप एक जगह पे हैं और आप डेस्क जॉब से पैसा कमाएंगे, वो हो ही नहीं सकता. द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज सो ब्लीक. बाय 2030 आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी नौकरियां जाने वाली हैं. गॉश. तो अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम ना प्रोएक्टिव नहीं है. इट इज अ लैगिंग एजुकेशन सिस्टम. हम आज वो पढ़ा रहे हैं जो, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बाबर कब पैदा हुआ था, उसकी सिग्निफिकेंस वर्सेस बाबर कैसे सोचता था, उसकी सिग्निफिकेंस. द व्हाई नॉट द व्हाट. क्योंकि आज, अब आप ये सोचिए, आज हम अपने बच्चों को 1296 इंटू 1296 मैथमेटिकल करवाने की हमें जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कैलकुलेटर है. ऐसे ही अब AI आ गया. जितनी भी दुनिया की नॉलेज है ना, वो आपके पॉकेट में है. आज जरूरत है कि क्वेश्चन पूछना क्या है AI से, एंड उसके लिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग की जरूरत है. आज मैं किसी स्कूल में जाता हूँ, मैं बच्चों से बात करता हूँ ना, एक तो डोपामीन रश की वजह से इतने डड हो गए हैं बच्चे, दे आर नॉट एबल टू थिंक इंडिपेंडेंटली. और दूसरी सबसे बड़ी कमी, ये जो कल्चर आया ना अभी, वो ये आया है कि यार हम लोगों की अपनी लाइफ है, वर्क लाइफ बैलेंस है, विच इज ग्रेट बाय द वे. टुडे आई वांट वर्क लाइफ बैलेंस. You cannot have a work-life balance when you are an intern. That is stupid. If someone is thinking कि मेरे को work-life balance चाहिए, मैं work from home करूँगा और मैं अभी अपना career चालू कर रहा हूँ, then you are in for a very difficult life ahead of you. When I was building Innovate, I would work 20 hours a day. I would do whatever it takes to make it a success. But today I can afford that. आपको है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ना एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो. जब तक मंजिल ना मिल जाए, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान कभी न छोड़ भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ये जो कोशिश है ना, ये शब्द है ना, हमारे बच्चों की डिक्शनरी से चला गया. जैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं बड़े बच्चों से डील करता हूँ, जैसे ही एक छोटा सा फेलियर होता है ना, एकदम से भाग जाते हैं. वहां पे डट के खड़ा रहना इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग. फेलियर को एक्सेप्ट करना इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग. सो मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम को बहुत ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है. एंड 21 साल के बच्चे के लिए लास्ट चीज, आप सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग लेके आइए, और दूसरा क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए और ट्रैवल कीजिए. जितना हो सके ट्रैवल कीजिए. एक यात्रा निकलती है, जागृति यात्रा, ट्रेन में लोगों को लेके जाते हैं. सर बता रहे थे, आप है ना, शू स्ट्रिंग बजट में, इंडिया की एक खासियत है, इंडिया में ट्रैवल बहुत सस्ता है जी. आप इंडिया में ट्रैवल पे करोड़ों भी खर्च कर सकते हैं और कुछ हजारों में भी आपका ट्रैवल हो सकता है. जितना हो सके आप ट्रैवल कीजिए, और आप देखिए कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपके है ना, जहाँ पे आपको फोन देखने की जरूरत नहीं है. आपको पता है 26 साल की उम्र में मेरे को क्या पता चला अपने बारे में, दैट आई हेट मेडिसिन. एंड यू नो मेरा कोर पैशन कहाँ पे है, रियल एस्टेट एंड डिजाइन. आई एम अ फिनोमिनल इंटीरियर डिजाइनर. एंड यू मेड इट योर प्रोफेशन. आपने उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर में कन्वर्ट कर दिया. एंड मुझे, और मैं सक्सेसफुल इसलिए हुआ बिकॉज आई वुड नॉट सी माई फोन.
मेरी उस टाइम पे नई नई सगाई हुई थी, मेरी वुड बी वाइफ मुझे कॉल करती थी, मैं कहता था बाद में बात करेंगे, पहले आना ये करेंगे। ये इतना पसंद था ना, जब तक आपको पसंद नहीं आ रहा ना कुछ, कि आपको पागलों की तरह आपको लगता है कि यही करना है मेरे को, तब तक है ना आप, और वो पता कैसे चलेगा, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो बाय एलिमिनेशन। हम लोग क्या वेट करते हैं, हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या अभी वेट कर रहे हैं कि ना आप यहाँ बैठो, मैं अपने घर पे बैठूंगा और भगवान जी आएंगे और मेरे को बताएंगे कि ये तेरा पैशन है। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। एलिमिनेशन इज द ओनली वे। भगवान एक ही तरीके से बता सकते हैं, आप घर से बाहर निकलो और कुछ करो और आपको पता चलेगा यार ये तो नहीं चल रहा। हाँ। और जब आप 25 ऐसी चीजें कर लोगे ना, आपको 3 पता चल जाएंगी कि यार ये अच्छी चीजें हैं, इनमें से कोई चीज चलेगी। तो आप एलिमिनेट करो रादर देन एंड आप वेट करो। बड़ी अच्छी मेरे को किसी ने बात बताई कि लोगों को लगता है कि यार मैं पूजा करता हूं तो भगवान मेरे को बचाएगा। तो ऐसे ही एक व्यक्ति, बिहार में बहुत तेजी से तूफान आया, बाढ़ आई, तो वो ना इसके ऊपर क्या कहते हैं, पेड़ के ऊपर फंस गया। तो 2 बार बोट आई और उसने कहा कि यार तुम आ जाओ। कहते नहीं मैं बोट पे नहीं आऊँ, हो सकता है बोट गिर जाए। तो कहता मैं तो भगवान मेरे को बचाएगा। वो फाइनली बचा नहीं और वापस ऊपर जाता है और बहुत गुस्सा होता है, भगवान से पूछता है कि बचाया क्यों नहीं। कहते वो बोट मैंने ही तो भेजी थी। द आइडिया इज दैट यू रियली नीड टू टेक एक्शन। आप ये नहीं कर सकते, किसी चीज में जीरो रिस्क नहीं है जी, जीना ही रिस्क है। यहीं पे मैं ना 1-2 चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे अभी आपने जो बताया उसमें एक टर्म आजकल यूज होने लग गया है जिसको ऑक्सफोर्ड ने डिक्शनरी में स्थान दे दिया है, वो है ब्रेन रॉट। तो आजकल ब्रेन रॉट जो है, जो लोग पूरा टाइम स्क्रॉल करते रहते हैं और तो वो उससे जो ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, वो ये हो रही है कि नोटिफिकेशन आया और हाथ वहाँ इमीडिएटली चला जाता है। बिल्कुल। तो आपने बोला कि जैसे आपने वो चीज़ एकदम कट कर दी थी। सेकेंड, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की आपने बात करी, जो चाहे जॉब करो, पॉडकास्टिंग करो, कुछ भी करो, उसमें आवश्यक है, विच इज आई थिंक अराउंड ग्रोथ माइंडसेट, लर्निंग, और आप जितना लर्न कर सको और जितना उसको इंप्लीमेंट कर सको वो है। एक आपने बहुत अच्छी बात करी स्कूल की। मैं आपको अपने बेटे का बताता हूँ, ही इज 11 years old एंड वन डे वो आया और बोलता है कि डैड माय स्कूल टीचर हैज गिवन मी 0 इन प्रेजेंटेशन। मतलब इतनी गंदी बनाई? बोलता है नहीं, आई यूज्ड gamma.ai टू मेक दैट। तो मतलब वेरी गुड, अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बनी होगी। बोला हाँ। तो मतलब फिर क्या प्रॉब्लम हुई? बोलते डैड मेरे स्कूल के उस पर लिखा हुआ है बोर्ड पे और स्टिकर लगाया कि AI इज द फ्यूचर। मतलब बिल्कुल सही है। बोलते प्रेजेंटेशन में मैंने AI लगाया तो मेरे को 0 दे दिया। बोलते ये कैसा, मतलब दिस इज द डुअलिटी। सो आई थिंक education systems are not yet ready to overcome this, and that takes me to my next point with you. आपने एक इनिशिएटिव लिया है रितेश भाई, with I think a lot of other people, पलाक्षा यूनिवर्सिटी का जी। तो why don't we discuss that, and अभी तक जो हुआ है पलाक्षा में, जो आप कर रहे हैं, how do you think has aligned with your original goal? जिस गोल से ये चीज बनी थी, उधर तक आप कहाँ पहुंच पाए हैं? कहाँ आपको लगता है अभी कमी पेशी रह गई है? और क्या है पलाक्षा, ताकि हमारे व्यूअर्स भी उसको they can look at it. So पलाक्षा एक नई सोच की यूनिवर्सिटी है जी, जो बहुत सारे टेक्नोलॉजी फाउंडर्स ने डोनेशन देके बनाई है। नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी है। मेजॉरिटी बच्चे वहाँ पे किसी ना किसी स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करते हैं। बहुत फोकस्ड है इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स देने के लिए और लीडरशिप, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स देने के लिए। तो सारा का सारा फोकस ये है कि हम लोग आज हम कैसे नालंदा बना सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री 4.0 के लिए 50 एकड़ का कैंपस है और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वेल्थ कैसे क्रिएट होते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि इजीएस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ। मैं सबको ये कहता हूँ यार, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है ना, आप 2 इंडस्ट्रीज को मर्ज कर दीजिए। अच्छा, कॉकटेल बना दे, मतलब एक तरीके की। आप 2 इंडस्ट्रीज को मर्ज कीजिए। वेल्थ विल बी क्रिएटेड व्हेन रियल एस्टेट इन हाउसिंग गेट्स linked to technology and Airbnb is formed. Taxis linked with technology, Uber is formed. आपको sustainable and skilled wealth सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग से आएगी। The next big healthcare innovation will not be done by large scale hospitals, but by someone sitting in maybe Bangalore or San Francisco or in Tel Aviv, building on a technology software which will radically democratize healthcare. तो हम लोगों का बिलीफ ये है, बच्चों को 2 चीजें सिखाओ। एक तो AI जो फंडामेंटल है,
डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, और एक ऐसी इंडस्ट्री जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हमारा एक कोर्स है बीटेक का, हम लोग इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस इकट्ठे पढ़ाते हैं। ओके। फिर हमारा एक कोर्स है, हम लोग बायो इंजीनियरिंग और जीनोमिक्स और AI इकट्ठे पढ़ाते हैं। द आइडिया इज, हमारा बिलीफ ये है, जब हमारे बच्चे, और एक तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बने। एंटरप्रेन्योरशिप का ये मतलब नहीं है अपना स्टार्टअप करें। एंटरप्रेन्योरशिप का ये मतलब है कि वो CEO बने बड़ी कंपनी के, वो स्टार्टअप करें, वो रिसर्चर बने। हमें पैसे से मतलब नहीं है, हमें इम्पैक्ट से मतलब है। हमारा मुझे लगता है बहुत बड़ा ट्रस्टी नेटवर्क बन गया। एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोगों का काफ़ी इंटरेस्टिंग, अभी तो नई यूनिवर्सिटी है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग इम्पैक्टफुल स्टार्टअप्स बन रहे हैं वहाँ पे, एंड दैट इज द कोर फोकस ऑफ प्लक्षा। अब हमें एक ही चीज़ की जो हमें लगता है कि कमी है, वो ये है कि हमें 1000 प्लक्षा बनाने की ज़रूरत है इंडिया में। एंड क्योंकि आज भी है ना, एजुकेशन बहुत रिग्रेसिव है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। आप कोई भी गवर्नमेंट अच्छा टायर इंस्टीट्यूशन पकड़ लीजिए, आपको पता है वहाँ पे टीचर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं मिलती कि वो कुछ एडवाइजरी इक्विटी ले लें किसी स्टार्टअप में। अच्छा। अब आप देखिए, स्टैनफोर्ड, सिलिकॉन वैली का एक ही रीजन है, दैट इज स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड में PhDs जैसे राजीव मोटवानी सर थे, उन्होंने गूगल में, उनको अर्ली स्वेट इक्विटी मिला, उन्होंने सर्जी और लैरी के साथ बैठ के फर्स्ट पूरा प्रोग्राम बनाया और ही बिल्ट हिमसेल्फ इनटू अ ह्यूज मिलियनर। Unfortunately, he's no longer with us today, but the idea is that जब तक गोल्स अलाइन हो गए, टीचर, और मैं एक और बात बोलता हूँ, और मेरे को है ना लगता है हमारे देश में 2 प्रोफेशंस की बहुत इज्जत होनी चाहिए, एक टीचर और एक डॉक्टर, और दोनों की इज्जत नहीं है। टीचर की तो बिल्कुल नहीं है। मैं क्लास में जाता हूँ, पूछता हूँ कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं, एक भी हाथ नहीं खड़ा होता। जब तक टीचिंग एक लैगिंग प्रोफेशन है। आप मोस्टली टीचर्स से बात कर रहे हैं ना, तो वो कहेंगे यार हम लोग है ना IAS के एग्जाम के लिए गए थे, वो क्रैक नहीं हुआ, तो हमने सोचा प्रोफेसर बन जाते हैं। जब तक ये होगा ना कि टीचिंग इज नॉट योर फर्स्ट ऑप्शन, कुछ ना मिला तो टीचर बन गए। अब आप ये देखिए, आज आप एक टीचर हैं, न्यू एज टीचर हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू आर वेरी वेल फेड एंड बिकॉज यू आर स्किल्ड, यू आर गेटिंग वैल्यूएबल। लेकिन आप जैसे लोग जब यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाएंगे ना, तब आप सोचिए क्या क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बनेंगे। तो लक्ष्य में हम यही कर रहे हैं। हमारा फोकस ये है, बेस्ट माइंड्स ऑन द प्लैनेट वो कैसे टीचर बन सकते हैं, जिसको हम लोग अब बोलते हैं प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस। जो फुल टाइम टीचर्स नहीं है, मेरे जैसे लोग जो जाते हैं, अपने डोमेन एक्सपर्टीज बताते हैं और वापस आ जाते हैं। एंड दैट इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। देखिए सर, मैं आपको एक इसमें भी रितेश भाई बात बताता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की, मैं तब से प्रोफेसर बनना चाहता था। मतलब इट वाज माय ड्रीम टू बी अ टीचर। जैसे आपने बोला ना, बहुत कम लोग हाथ उठाएंगे टीचर बनने के लिए, मैं वो बंदा था जिसने हाथ उठाया था। मैं भी बनना चाहता था, लेकिन हम दोनों क्यों नहीं बने? मेरे को तो मेरे घर वालों ने नहीं बनने दिया। नहीं, बट बिकॉज़ दे सेड दिस इज नॉट द प्रोफेशन यू शुड बी इन, बिकॉज़ इट्स नॉट, यू कैन नॉट गोना मेक मनी। आप जो आज कमा रहे हैं, हाँ, उसका 0.5% भी नहीं कमाते। 2008 में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। And they were not wrong, because for them, मैं भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, तो उनको था कि भाई चलो घर आगे बढ़े, फटाफट कुछ कमा ले लड़का, अभी तो पढ़ा के भेजा है बाहर। तो जब तक ऐसा नहीं होगा ना कि टीचर्स की बोली लग रही हो, अरे वाह, जैसे हमारे क्रिकेटर्स की बोली लगती है ना कि यार बेस्ट टीचर्स ऑन द प्लैनेट, बेस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट शुड कम फॉरवर्ड एंड टीच। जब तक ये नहीं होगा तब तक एजुकेशन बदल सकता। एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इन स्कूल्स टुडे। बिल्कुल। मैं जब भी अगेन अपने बेटे के एग्जाम्पल लेता हूँ कि जब मैं जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक बार एक चर्चा हुई उनके स्कूल में कि यूट्यूब इज नॉट अ करियर। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, मतलब यूट्यूब इज नॉट अ करियर, लुक एट हाउ मेनी पीपल टुडे ऑन यूट्यूब। आज इंडिया में 15,000 से ज्यादा मिलियन प्लस अकाउंट्स हैं यूट्यूब पे। एंड समबडी आफ्टर वर्किंग 6-8 years अगर वो 1 million पे पहुंच जाता है, बिकॉज सी जो बंदा कंटिन्यूसली कोई भी काम करे वो उसमें इंप्रूव कर जाता है, बाय द वर्च्यू ऑफ रेपिटेशन।
तो 1 मिलियन पे एक आदमी आराम से महीने का 10-15 लाख रुपए कमा सकता है। बिल्कुल कमा सकता है। और अगर एक व्यक्ति 8-10 साल मेहनत करके 10-15 लाख कमा सकता है तो वेरी रेयर चांस कि ये चीज कॉर्पोरेट में हो। बिल्कुल, क्योंकि कॉर्पोरेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात अपने बोली। टर्म्स पे, हाँ, और अपने टर्म्स पे, दिन में काम करा नहीं किया, और विद मैसिव पॉपुलैरिटी, विद मैसिव एंजॉयमेंट। तो आप ये देखिए ना, मतलब मैं वही आपको कह रहा हूँ, अगर आपको पैसा कमाना है, जो चीज स्कूल में पढ़ाई जा रही है ना, इन्फ्लुएंसर आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको पैसा कमाना है तो आपको ये, मैं तो हमेशा ये देखता हूँ कि यार कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, अगर मेरा बिजनेस इवन रिमोटली उनसे लिंक्ड है ना, मैं भाग जाता हूँ। हम लोग ये देखते हैं, अब जैसे हमें स्कूल में जैसे कोवर्किंग था, हमें किसी ने नहीं बताया कि कोवर्किंग कोई कॉन्सेप्ट भी है। वी बिकेम द फर्स्ट कोवर्किंग प्लेयर इन इंडिया। हमने मैकेंजी की रिपोर्ट में पढ़ा कि यार कोवर्किंग जैसे हमारे को चमका के, यार मैं यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे चालू किया। सेक्टर 63 में हमारा ऑफिस था। आज हम शायद वहीं अभी तो बहुत अच्छा हो गया जी। उस टाइम पे यहाँ पे मतलब आने में मेरे को 1.5 घंटा लग जाता था निर्माण। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट 2012 12-13 साल पहले। बाप रे। और कभी हाईवे पे गौ माता बैठी हुई है, वो जैम लग गया। उसके बाद यहाँ पे आओ तो 10 घंटे लाइट नहीं आती थी। हॉरिबल एक्सपीरियंस। और मैंने कहा यार अगर मेरे जैसे आदमी को ऑफिस ही नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। तो हमने कहा हम कनॉट प्लेस में कोवर्किंग खोलेंगे एंड दैट बिकेम हिस्ट्री। तो मुझे लगता है कि आपको है ना, ऐसे आप बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि यार मेरे को स्टार्टअप करना है। आप है ना ये मत सोचो कि मेरे को स्टार्टअप करना है, आप पहले पेन पॉइंट देखो कि ऐसी कौन सी चीज है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमने ये क्यों चालू किया। मैं स्टारबक्स जाता था हैमिल्टन हाउस कनॉट प्लेस में। उस टाइम पे मैं वहां जाता था और मैं सबसे सस्ती कॉफी लेता था और वहां पे 6-6 घंटे बैठता था। और मैं अपना पूरा जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो लेके जाता था, क्योंकि वाईफाई फ्री था। अब वहां बरिस्टा को ये पता था कि यार ये आया है ना, तो ये यहाँ पे है ना बिल्कुल, मतलब लिटरली वो इतनी खराब लुक मना तो कर नहीं सकते थे। और तब मैंने देखा कि यार अगर कोई मैं ऐसी जगह बना दूं जो 24/7 हो स्टारबक्स की तरह और बहुत सस्ती हो, तो लोग आएंगे। एंड दैट इज व्हाई टुडे इनोवेट इज 53 कैंपसेस पैन इंडिया एंड पीपल कम। मतलब एवरीवन वांट्स अ प्लेस व्हिच इज फॉर देम, व्हिच इज वेरी वेलकम एंड अ ग्रेट एम्बियंस टू वर्क। सर रितेश भाई, अभी ना मैं थोड़ा इसमें डबल क्लिक करना चाहता हूँ इसी पर्टिकुलर पॉइंट को। तो आपने कहा आप डिजाइन में बहुत you had this area of interest also and you are expert also there. Apart from that you said कि मेरे को रियल एस्टेट में इंटरेस्ट था। तो आपके लिए एक मॉडल बन गया जहां आपने जो किया वो आपको सूट कर गया, जिसे हम कहते हैं जो आपको भाता है, जो आपको आता है, जो बाजार चाहता है। ठीक है, तो आपको आता भी था, आपको भाता भी था, और आपने बाजार की नीड देख ली। भाई मैं तो स्टारबक्स में बैठा हूं तो बहुत सारे लोग बैठते होंगे, तो एक बाजार को इसकी चाह है। अब बच्चा 21 साल का लड़का है, उसके लिए ये तीनों खाने चित्त है। अभी ना उसको पता है मेरे को आता क्या ठीक से, ना उसको पता है कि मुझे भाता क्या ठीक से, और ना उसको ये पता चल रहा है कि बाजार चाहता क्या ठीक से, जिसे हम इकिगाई भी कहते हैं। आजकल जापानीज एक टर्म बड़ा चला हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ इकिगाई का ना, ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको सिर्फ इनोवेट पता है जी, आपको मेरी उससे पहले की जर्नी नहीं पता। हाँ, अब आपको ये नहीं पता कि उससे पहले हमने कितने स्टार्टअप लॉन्च किए। अच्छा, हमने एक वू स्टेज करके स्टार्टअप लॉन्च किया। वू स्टेज का पर्पस था कि हम ओयो बनाएंगे लग्जरी होटल्स के लिए। ओके। एंड हमने बहुत मेहनत की, स्केल करने की कोशिश की, मैसिव फेलियर। एडस्ट्रक नाम से कंपनी थी, एवरेज सक्सेस। तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये ना बहुत ब्यूटीफुल चीज है एंटरप्रेन्योरशिप की। मैं इतने लोगों से मिला, हमारा तो काम है बडिंग एंटरप्रेन्योर से मिलना। मैं देख के बता देता हूँ कि यार ये बंदा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसका रीजन है, जो इंसान हमारे पास आता है ना और कहता है कि यार मैं ना आइडिया की वेट कर रहा हूँ, क्या आइडिया आएगा मुझे। आइडिया की खासियत है, आइडिया आपके पास कभी नहीं आएगा। आप आइडिया के पास जाओगे और जाओगे बाय द रूल ऑफ एलिमिनेशन, जो आपने अभी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे को कैसे इस आइडिया, मेरे को कोवर्किंग कैसे आया। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ के एक्सपीरियंस बताया, फिर मैंने स्टारबक्स का एक्सपीरियंस बताया, फिर हम लोगों ने जब वूस्टेज का ऑफिस बनाया, हमने एक होटल में बनाया, रूम नंबर 101 लिया, वहाँ 6 सीटें डाली, और हमने देखा कि यार जैसे ही मैं घर से ऑफिस बाहर लेके गया, मैसिव प्रोडक्टिविटी आने लग गई। और अगर अच्छा ऑफिस बनाओ तो वाइब और ये सब बहुत अच्छा होता है। एक कमर्शियल एनवायरनमेंट में होता है, सनलाइट होगी तो अच्छा होएगा। तो मेरे को आइडिया चमका के, रितेश यार तेरे को तो ना ये वाला चीज करना चाहिए। तो द आइडिया इज यू विल सी। मेरे को ना विजय सर की एक बड़ी अच्छी बात लगी, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी चीज बताई थी जब मैं नया नया ये चालू कर रहा था। उन्होंने कहा रितेश, हम लोग ना पेटीएम हमने नहीं चालू किया था, हमने 197 चालू किया था, वो वैल्यू एडेड सर्विसेज थी। हाँ, वो एस्ट्रोलॉजी और ये सब। आप कहाँ से घुसते हो
और आप क्या बनाओगे ये आपको नहीं पता. द ओनली थिंग यू कैन डू टुडे इज आप ना कुछ करो. कुछ कर लो. 21 साल पे है ना, आप ये नहीं कर सकते कि आप बैठ के रिपोर्ट देख रहे हो घर पे बैठे बैठे एसी में. धूप में बाहर निकल जाओ और आप कुछ करो. कुछ मतलब आपको जो सामने दिख रहा है ना वो करो. आपको ये दिखता है कि नहीं यार मेरे को डिजाइन आता है, चलो यार एक काम करते हैं हम दोस्तों के लिए जाके ना डिजाइन कर लेते हैं. अभी प्रॉब्लम क्या बच्चों में मैं आपको बताता हूँ. एक तो उनको लगता है कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए. तो अभी का एस्पिरेशन क्या है, हमें $1 मिलियन सैलरी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, हेडेक नहीं चाहिए, फ्राइडे 6 बजे के बाद व्हाट्सएप नहीं चाहिए, मंडे को जाएंगे ऑफिस, अपना सुबह सुबह का हमें पेलेटन बाइक्स और मतलब एक लाइफस्टाइल भी चाहिए. वो नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. आपको है ना वो है ना कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. जब तक धूप में नहीं चलोगे तब तक ये नहीं पता चलेगा हिंदुस्तान है क्या. मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर दिल्ली में होता ना तो मैं ना इसका 1/10 भी नहीं कर पाता, क्योंकि मैं मौलाना आजाद में होता कंफर्टेबल होता. जब मैं गाँव गया ना साउथ इंडिया, मैं एक ऐसे गाँव से हूँ जहाँ 95% लोग चप्पल नहीं पहनते. मेरे को लगा रितेश ये तो बहुत अलग इंडिया है. मोस्ट ऑफ दुनिया में आप जितने सक्सेसफुल लोग ले लो ना वो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स, आपने आर्कटिक टर्न का नाम सुना होगा. वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं. जी जी. माइग्रेशन जो करता है ना, लक 2 टाइप की होती है. एक होती है ब्लाइंड लक. आप अंबानी जी के घर पे पहुंच गए, ये ब्लाइंड लक. ब्लाइंड लक है, सही ना वो मैं आपसे कभी नहीं लड़ सकता. एक होती है बॉट लक. बॉट लक होती है जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल लक. कि यार मैं आज यहाँ पे कमा रहा हूँ. एक इंजीनियर का जीवन का सबसे बड़ा आर्बिट्राज क्या है कि वो इंडिया में 40 लाख की सैलरी पे जैसी सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो जाएगा और उसकी अगर वहां नौकरी लग गई वो एकदम से 4 करोड़ की सैलरी पे पहुंच जाएगा बिना कुछ किए हुए, जस्ट बाय द आर्बिट्राज ऑफ ज्योग्राफिकल आर्बिट्राज. ठीक. तो ऐसे करके ना लक बड़े सारे टाइप का होता है. तो मेरे हमेशा टेक होता है लक सरफेस एरिया कैसे बढ़ सकता है. लक सरफेस एरिया के लिए 3% रूल है मेरे पास. ओके. मेरे को लोग कहते हैं कि यार लोग क्या करते हैं कि यार वो ना अपने माइंड में बना लेंगे कि ये तो चलेगा ही नहीं. मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको जो आइडिया बोलता हूँ ना वो उसमें कमी निकालने लग जाता है. कहता है ये तो चल ही नहीं सकता. मैं उसके बाद जैसे ही वो बोलता है ना कि ये नहीं चलेगा, मेरे को लगता है बस ये पक्का चलेगा फिर. क्योंकि वो बेचारा वो भाग ही नहीं सकता, वो देख ही नहीं सकता. और मैं हमेशा ये कहता हूँ 3% लक रूल का क्या मतलब है. मैं सबको कहता हूँ अगर 3% से ज्यादा चांस है ना सक्सेस होने का, भागो और कर लो. 3% इतना कम, मतलब अगर सोचे बहुत कम है. मैं आपको बताता हूँ, हमारी एंटरप्राइज B2B सेल्स में ना हम लोग उनका एक फंडामेंटल था. अगर मुझे लगता था ना कि यार 3% चांस है कस्टमर कन्विंस होएगा, मैं जूम वूम नहीं करता था, मैं सीधा फ्लाइट लेके बॉम्बे भाग जाता था. अच्छा. द आइडिया इज गो ऑन द फ्लाइट. मैं ना हमारे एक बोर्ड मेंबर हैं ओयो के, उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी चीज बताई. ही इज एन ओल्ड मैन. कहते रितेश, डू यू नो व्हाट इज द मेजर ऑफ सक्सेस? आई सेड आई डोंट, कैन यू प्लीज एनलाइटन? ही सेड इट इज द नंबर ऑफ माइल्स ऑन योर एयरक्राफ्ट. कितना माइल्स आपके एयरक्राफ्ट पे है. क्योंकि द प्रॉब्लम इज हम लोग ये सोचते हैं दिल्ली में बैठे बैठे हम लोग है ना कुछ कर जाएंगे. जब तक आप ट्रैवल नहीं करोगे ना, आप चाहे ट्रेन में जाओ, क्योंकि जब आप ट्रैवल करोगे ना आपको कुछ ना कुछ इंसाइट मिलेगी. स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार अपने गुरु से पूछा कि मुझे जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो मैं क्या करूं. हाँ. तो उनका इंस्ट्रक्शन भी एग्जैक्टली यही था, ट्रैवल, जस्ट ट्रैवल. और फिर एवरीबॉडी नोज यू नो व्हाट ही डिड एंड हाउ ही ट्रैवल. जो BAPS में जी अक्षरधाम में जो भगवान है, उनकी अगर आप जीवनी देखो तो उनकी जीवनी में एक ही चीज है और वो है ट्रैवल. नंगे पांव निकल गए. लॉर्ड बुद्धा की अगर आप देखो, गौतम बुद्ध जो है वो घर से भाग गए. मैं सबको ये कहता हूँ यार घर से पहले बाहर निकलो. अभी हमारा ना YTS का प्रोग्राम चालू हो रहा है. बहुत लोग ना मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि यार बच्चे को बाहर भेजें, कैसे करें, 11th क्लास में बच्चा है. मैंने कहा अभी तक तो इनको मतलब आपको रिजिलियंट बना देना चाहिए था. अभी हम लोग क्या है ना, आपको पता है जंगल में सबसे ज़्यादा किस प्राणी का बच्चा खाया जाता है? कैंगरू का. क्योंकि वो एकदम ही कैंगरू पेरेंटिंग में क्या होता है ना, बच्चा ना एकदम कंफर्टेबल पाउच में बैठा है. अब वो जैसे ही पेरेंट को जाना है और कुछ खाना लेके आना है, बच्चा हिल ही नहीं पा रहा. फॉक्स, हाइना जाके है ना उसको, क्योंकि उनका मीट बहुत सॉफ्ट होता है. और किसके बच्चे खाए नहीं जाते? जिराफ.
जिराफ की खासियत है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, पहले तो इतनी हाइट से नीचे गिरता है, वो कहता है यार व्हाट द हेल हैपेंड। उसके बाद माँ बाप दोनों आके उसको किक करते हैं जब तक वो चलता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को ना आर्टिफिशियल स्कैरसिटी दो। मैं अपने माँ बाप से ना एक चीज़ में बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, पहले बहुत गुस्सा आता था। मैंने अपने मॉम डैड से है ना 14 साल में एक बार 10 रुपये मांगे। 14 साल मेरे स्कूल के थे, मैंने कहा मेरे को 10 रुपये दे दो, मेरे को है ना छोले भटूरे मिल जाएंगे वहाँ पे। मेरे डैड ने एक ही बात बोली, कहते बेटे हमारे यहाँ पे ना पैसे नहीं है। इतना अभाव में रखा, और ऐसा नहीं है उनके पास बेसिक पैसा था, डॉक्टर है, लेकिन इतना अभाव में रखा कि मैं आपको आज एक सही बात बताता हूँ। 5th क्लास की बात थी, एकदम गर्मी, जून का महीना, और समर वेकेशन चल रहे थे। मैं अपना समर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क कर रहा था, और मेरे को मॉम डैड ने ना इतना अभाव में रखा हुआ था कि मैंने पंखा नहीं चलाया। इस वजह से नहीं कि मेरे को माँ बाप ने पंखा चलाने के लिए मना किया, बट मेरे को ऐसा लगा कि यार हमारे पास शायद पैसे नहीं है इतने। जब आपको वो एक फ्रुगैलिटी की आपको, एंड जिस दिन आपको फ्रुगैलिटी आ गई ना, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ सेव मनी, मनी विल सेव यू वन डे। यस, मनी, एंड जो लोग कहते हैं ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके पास या तो पैसा नहीं होता या बहुत पैसा होता है। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवन हु सेज दिस इज जस्ट बुलशिटिंग अराउंड। तो सर ये रितेश भाई बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया, 3% रूल, ठीक है, कि आपको लक जो है अपना सरफेस एरिया बढ़ाना है। अब इसी को थोड़ा सा डबल क्लिक करते हैं कि कैसे पता चले कि मेरा इसमें चांस 3% का है सक्सेस का, क्योंकि वैसे लोग कहते हैं कि यार 5% ज्यादा स्टार्टअप चलते नहीं। एक मैंने स्टार्टअप फाउंडर्स में एक चीज और इंटरेस्टिंग नोटिस करी है, चाहे वो स्टार्टअप फाउंडर्स का हो या कोई व्यक्ति जो स्टार्टअप करना चाहता है, उसका गो टू स्टार्टअप होता है फूड। कि चलो यार कोई मोमो की दुकान खोल लेते हैं, चलो कोई छोले भटूरे की चेन खोल लेते हैं। तो ऐसा क्यों है कि लोग फूड की तरफ जाते हैं और वहां पे भी फेलियर्स बहुत ज्यादा है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3% चांस बन रहा है, ये मैं असेस कैसे करूं? करके ही पता चलता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये ना मैंने ये 3% रूल क्यों बनाया है, क्योंकि ना हम लोग ना हर चीज को जीरो मान के चलते हैं। हम लोग ना ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से आते हैं कि या तो होगा या नहीं होगा। अब हम अपने कंफर्ट के हिसाब से देखते हैं कि यार बॉम्बे जाना पड़ेगा, हम अपने आप को लॉजिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि ये होगा नहीं। तो मैं ये कहता हूँ यार रितेश 3% चांस है क्या? मेरा माइंड कहता है यार रितेश 3% तो है, यार चल फिर टिकट करवाते हैं। कुछ नहीं होगा ना तो आपका एक रैपो बन जाएगा। मेरे को जहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है ना, मैं जूम नहीं करता, मैं कहता है मैं आ जाता हूँ। डील करनी है ना, चलो यार बैठते हैं। सी आपको मैं बताता हूँ, a lot of people ask me कि यार आप हो कौन, आप में ऐसी क्या स्किल है? सबको कहता हूँ आई एम द लीस्ट स्किल्ड पर्सन ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, बट आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, आई एम अ डील मेकर। आई विल गो, हमने अपनी कंपनी बेची, हम अपना सामान बेचते हैं, वी मेक डील्स, विन विन डील्स। आई वॉन्ट द टॉप डॉलर, नॉट द लास्ट डॉलर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को क्या है ना, लोग अपनी कंपनी क्यों नहीं बेच पाते? वो ना जाएंगे, वो ना सामने वाले आदमी से बेस्ट चीज, हम लोग ना नेगोशिएशन में जीतना चाहते हैं। वो ये आएंगे कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को तो संजय जी का जो बेस्ट मिल सकता है मेरे को वो चाहिए। मैं आपसे ये पूछूंगा कि यार मेरे ये नीड्स हैं, मेरे को आप अपने नीड्स बता दो, बैठ के बात करते हैं और विन विन करते हैं, टॉप डॉलर दोनों कमाएंगे। लेकिन जब बाहर निकलो ना तो आपको ये लगना चाहिए कि मैं जीत गया। अगर आप ये नहीं, मैंने सामने वाले को फील करवाया ना कि वो जीत गया, तो मैं ना, क्योंकि हर रिलेशनशिप, जैसे मेरा ओयो के साथ रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग है। आज रितेश मेरा वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है। तो मुझे लगता है जब तक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डील मेकिंग नहीं आएगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एंड ये चीज़ हमारे कस्टमर के साथ है, ये चीज़ हमारे पार्टनर्स के साथ है, ये चीज़ हमारे टीम मेंबर्स के साथ है, ये चीज़ हमारे इन्वेस्टर्स के साथ है, और जितने भी लोग हमारे आसपास हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा, लोग ना अभी बहुत ट्रांजैक्शनल है कि आप ये करो तो मैं ये करूँगा। मेरे को ना एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे दादाजी ने मुझे बताई, कहते बेटा आप ना सबसे पहले डिफाइन करो कि यार इतने पैसे में आप ये दोगे, और फिर उसके ऊपर ना एक चेरी और 5-6 स्ट्रॉबेरी लगा दो। आपने ये कहा कि यार इतने पैसे में मैं आपको ये ब्लैक फॉरेस्ट का केक दूंगा, उसके बाद सरप्राइज करो। मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ कैन आई सरप्राइज माई कस्टमर? मैं ऐसा क्या करूं, यार एक काम करो, आपने ये लिया, हमारी डील हो गई, आप बाहर निकले, बस एक और चीज़ है,
मैं क्योंकि हमने डील किया है ना, आप है ना 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका माफ, अरे वाह, आदमी है ना खुश हो जाता है। अरे वाह निकल जाता है मुंह से। मतलब हाँ, अब मेरे को मेरे फादर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, कहते जब आप डील करो ना, हमेशा ये लगना चाहिए कि यू आर अ रीजनेबल मैन, क्योंकि एक लेवल के बाद सारी सक्सेस, ये संजय भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लाइफ का फाइनल क्रक्स है सक्सेस का। एक लेवल के बाद सारी सक्सेस इज सक्सेस ऑफ रेपुटेशन एंड बैकग्राउंड चेक्स। अगर आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, अगर जो आपको खरीदने वाला है वो पहले 100 फोन करेगा जी, वो कहेगा यार आदमी कैसा है। आप किसी को बुलाते हो ना, जो अननोन आदमी है उसका भी पूछते हो। मैं यहाँ पे आया, मैंने 2-3 लोगों, मैंने कहा अच्छा संजय भाई के एक व्यक्ति, अरे वो तो बहुत बढ़िया, वो क्या काम कर रहे हैं। एंड बिकॉज इफ यू वांट टू टेक टाइम ऑफ पीपल हु आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, they will first do a background check on you. Absolutely. And in this world which is already trust deficient, आपको पे पास अगर ट्रस्ट है ना, बहुत बड़ी करेंसी है। और हम क्या करते हैं, हमारे सामने 2 फुटबॉल पड़ी होती हैं, एक होती है ट्रस्ट, एक होती है पैसा। हम लोग पैसे को इतना वैल्यू करते हैं कि ट्रस्ट वाली फुटबॉल पे है ना लात मार देते हैं और पैसे वाली फुटबॉल घर पे ले आते हैं। दे डोंट रियलाइज ट्रस्ट की फुटबॉल के साथ एक खासियत है, अगर इस बार आपने पैसा छोड़ के ये वाली बॉल रख ली ना, अगली बार पैसे की बॉल डबल हो जाएगी और फिर ट्रस्ट की बॉल उतनी रहेगी। अगर आप अगली बार भी ये वाली ट्रस्ट की बॉल ले आए, उसके बाद वो 4 गुना हो जाएगी। और ये करते करते आपकी वैल्यू ऐड होती है। दुनिया में पैसा फ्लो होता है, पहले ट्रस्ट जाता है फिर पैसा जाता है। ये खासियत है दुनिया की। लोग ना पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लोग ट्रस्ट के पीछे नहीं भागते। पहले ट्रस्ट कमाओ फिर पैसा आएगा। जिसने पहले पैसा कमाया और बाद में ट्रस्ट नहीं दिया ना, उसका पैसा नहीं आएगा वापस। लक्ष्मी माँ है ना, हमेशा पहले तो हमेशा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है कि किसकी पूजा की जाए, सरस्वती माँ या लक्ष्मी माँ। दोनों की करनी चाहिए, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि पहले सरस्वती माँ आती है फिर लक्ष्मी माँ आती है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें बोली। इसमें जो मेरा बड़ा टेक अवे है, वो कहते हैं ना कि फायदा ना उठाने में कितना फायदा है। क्या बात? अगर ये बात किसी को पता चल जाए तो लोग एक दूसरे का फायदा ही ना उठाएं। तो मैं इसको ऐसे मानता हूं कि नेगोशिएशन में आपने जैसे बताया 101 आपने सेशन दिया, आई थिंक ये सेक्शन तो मेरे को लगता है गोल्ड स्टैंडर्ड, वैसे भी पूरा गोल्ड स्टैंडर्ड ही चल रहा है, बट ये बहुत अच्छा था कि नेगोशिएशन में सामने वाले की जीत सुनिश्चित करना आपकी खुद की जीत को सुनिश्चित करता है। और यहाँ पे मैं आता हूँ सर, आपने ओयो के साथ नेगोशिएट कैसे किया, वो पूरा जो आपने डील करी इतनी बड़ी, इतनी यंग एज में, मतलब इतनी यंग एज में लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास लाख रुपए आ जाए, 5 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, चाहे मैं ये कर लूंगा, मैं गाड़ी खरीद लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा। उस समय पे इतना संतुलित दिमाग रख के इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिसके फाउंडर बड़े यंग हैं, बट ऑब्वियसली इट इज बैक्ड बाय सच ग्रेट इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज, वहां पे उनको बहुत समझ बूझ मिल रही होगी, आप भी लगे थे उनके साथ डिस्कशन में। तो वो पूरा थोड़ा क्या था, कैसा रहा, किसने किसको अप्रोच किया, कैसे वो तो वो तो ना बहुत सिंपल था। अच्छी बात यह हमें ना ओयो के साथ हम ना डील करने से पहले ये देखते हैं कि यार माइंड में सोचते हैं कि क्या इस इंसान के साथ 10 साल के बाद हम घूमना चाहेंगे, जब हमारा कोई व्यापारिक संबंध नहीं है, क्या हम इसके साथ डिनर पे जाना चाहेंगे। हम हमेशा ये वाला पहले क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बिजनेस विद क्रुकेड पीपल विल लीड टू अ क्रुकेड आउटकम। बहुत सिंपल है। खराब लोगों के साथ धंधा नहीं हो सकता, सस्टेन्ड धंधा नहीं हो सकता। जहां सस्टेन्ड धंधा नहीं है वो हम करते नहीं है। 2 पैसा हमें भी कमाना है, 2 पैसा सामने वाले आदमी को भी कमाना है। क्या हम लोग ट्रांसपेरेंटली, हमारा ना लाइफ का फंडामेंटल इज वेरी क्लियर, हम ट्रांसपेरेंटली सामने वाले आदमी को बताएंगे कि यार हम ये करेंगे। हम लोग जैसे कल मैं आपको बताता हूँ, हम एक रेस्टोरेंट चेन चलाते हैं अनारदाना के नाम से। हमारे 10 रेस्टोरेंट्स हैं, दिल्ली NCR में ज़्यादा हैं। तो हम लोग नेगोशिएशन के लिए लैंडलॉर्ड के पास गए, तो वो ना बहुत सारी चीज़ें घुमा रहे थे कि हम ये वो। हमने उनको बड़ी सिंपल बात बताई। मैंने कहा देखिए हम यहाँ पे आए हैं, आपकी जगह हमें पसंद है, हम यहाँ पे 70 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू करेंगे, हम 14% से ऊपर रेंट पे नहीं जा सकते। हम ये नहीं करेंगे कि नहीं आप 15 लाख से चालू करो, हम 5 लाख से चालू करें। हम ये हमारा बेंचमार्क है, इससे ऊपर 1 रुपया ऊपर मैं नहीं जा सकता। इतना मैं दे सकता हूँ। अगर आपके दिमाग में 5 लाख था तो आपको आज सीधा इतना मिल जाएगा। मैं नेगोशिएशन के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं आपको अपना स्टांस बताने के लिए आया हूँ कि दिस वर्क्स फॉर मी, दिस डज नॉट वर्क फॉर मी। आज मैं देखता हूँ इतनी फैमिलीज हैं, वहाँ पे है ना बंटवारे की बहुत प्रॉब्लम है। फैमिलीज में फादर ने विल ठीक नहीं लिखी हुई, फादर
विल लिखे बिना उनका अंतकाल हो गया। तो मैं ना लाइफ में सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, पैसे को संभालने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बाउंड्री संभालना। आज हमारे कश्मीर के लिए युद्ध क्यों हुआ? जिस देश की बाउंड्री ठीक से नहीं बटी हुई ना, वो देश को तरक्की करने में बहुत अड़चन आती है। तो मैं सबको ये कहता हूँ, अपनी बाउंड्री बनाइए। और नेगोशिएशन में बाउंड्री बहुत सिंपली बनती है बाय बीइंग डायरेक्ट विद अ स्माइलिंग फेस, नॉट बीइंग एक्चुअली। बहुत 101 मैंने देखी है नेगोशिएशंस में कि आप झूठ बोलिए, नार्सिसिस्टिक नेगोशिएशन होती है कि नहीं आप फेक इट अंटिल यू मेक इट। मैंने सब कुछ सोचने के बाद ये देखा, नेगोशिएशन का स्टाइल ना सबसे सिंपल होता है कि आप सच बोलिए, सीधा बोलिए और क्लियर बोलिए, और बोलिए कि यार टाइम बाउंड बोलिए कि यार ये मैं कर सकता हूँ, मेरा बोर्ड इसके लिए राजी है, इसके लिए नहीं है, और अपने आप को डिसीजन मेकिंग से बाहर निकाल दीजिए। आप हमेशा ये सोचिए कि पीछे आपके एक बोर्ड है, और आप हमें चाहे बोर्ड नहीं भी है तो भी डू नॉट से अ यस इन हैप्पीजर्ड बिहेवियर, ऑलवेज गो बैक, रिफ्लेक्ट। तो मुझे लगता है लोग ना नेगोशिएशन को ना ऐसा एक वर्ड मानते हैं कि नेगेटिव वर्ड है। आई थिंक नेगोशिएशन इज द बेस्ट वर्ड ऑन द प्लैनेट। नेगोशिएशन की वजह से ही तो कंट्रीज चल रही हैं जी, और जो नेगोशिएशन अच्छे से करता है उसको बहुत मैसिव इम्पैक्ट आता है अपनी लाइफ में। तो जब आपने ओयो के साथ ये क्लोजर किया तो आप लोग का अलाइनमेंट किन किन पॉइंट्स पे हुआ था? कि एक तो मॉनेटरी हो गया, चलो वो सेपरेट है, बट व्हेन यू एंड रितेश जी मेट, क्या रहा, कैसा डिस्कशन था, क्या पॉइंट्स पे अलाइनमेंट मिला जो आपने जॉइन हैंड्स किए? सी अलाइनमेंट वाज द फैक्ट दैट हमें ना दोनों कंपनीज को है ना का इंटरेस्ट सेम था, एंड दैट वाज कि हमें इनोवेट को पब्लिक लेके जाना है फाइनली। ओके। तो इंटरेस्ट वाज कि यार हमें इसको बड़ा बनाना है, एंड वी ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव इट टू समवन जो इसको पब्लिक लेके जा सके। अब देखिए बड़ा एक ना हमारी गुरिल्ला इंफ्रा सॉल्यूशंस करके कंपनी थी जो हमने बनाई थी, जिसका प्रोडक्ट इनोवेट था। गुरिल्ला हमने नाम इसलिए लिखा क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर जो होता है, कम लोग ज़्यादा काम। हमारा ना एक हमेशा से सपना था कि यार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके ना घंटी बजानी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें वो स्किल नहीं आती थी उस टाइम पे, इसलिए हमें है ना कोई बहुत बड़ा पार्टनर चाहिए था जो इसको हमारी को मदद करे और हमें सिखाए। आज हम वो सारी स्किल सीख गए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रितेश एंड ओयो फॉर बीइंग आल्सो माय प्रोफेशनल मेंटोर्स। ओयो के जितने इन्वेस्टर्स हैं उनका हमें एक्सेस मिला माइंड का। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए ना एक्विजिशन, इनफैक्ट वी ऑल्सो हैड अदर एक्विजिशन ऑफर्स विच in some cases was higher as well, but we chose because we had complete alignment with the philosophy of what we wanted to do. एक रितेश भाई, मैं थोड़ी हिस्ट्री देख रहा था यूएस स्टार्टअप्स की। तो जो पुरानी कंपनीज है जैसे गूगल है, अमेजोन है, और इन सब कंपनीज में माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी जल्दी लिस्टिंग करवा ली थी। कोई 3 साल में, कोई 5 साल में, बहुत जल्दी मार्केट्स में आ गए थे। पर आज इंडिया में कोई स्टार्टअप बनाता है या कोई कंपनी बनाता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बनाता है, तो वो स्टार्टअप जो है या एसएमई जो है वो लिस्टिंग का सोचता ही नहीं है। वो सोचता है पहले मैं कोई प्राइवेट से पैसा उठा लूँ, जबकि पब्लिक मार्केट्स काफ़ी रिवॉर्डिंग होती है अगर आप अच्छा काम करो तो आपका इस पर टेक क्या है कि क्यों हमारे जो स्टार्टअप के भाई बंधु हैं या एसएमई के भाई बंधु हैं वो सिर्फ डेट या फिर वीसी मनी पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चाहते? अच्छा, दे डू नॉट वांट द प्रेशर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जिस दिन आप लिस्ट हो गए आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर आ जाएगा जी। अब देखिए 100 में से 90 स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिन पे प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर आना चाहिए। 10 स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स हैं। अब गूगल, अमेजोन अगर प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे भागेंगे या मेटा प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे भागेगा, वो उल्टा जितना डिले करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी उतना बेटर है उनके लिए, क्योंकि वो एक नेटवर्क इफेक्ट बिजनेस चला रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे D2C ब्रांड्स हैं, अगर आप यूनिट लेवल पे आज प्रॉफिटेबल नहीं हो ना, तो आप आने वाले 100 साल प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। गॉट इट। तो हम देखेंगे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया के अंदर जो यूनिकॉर्न्स हैं जो तकलीफ में आएंगे बिकॉज उनका ना दे आर स्केलिंग द रॉन्ग PMF, प्रोडक्ट मार्केट फिट ही गलत चेस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर को कहते हैं कि यार ये 10 रुपए में उन्होंने सामान लिया, कस्टमर को कहते हैं तुम 9 रुपए में ले लो। 1 रुपए का नुकसान दिखा के कस्टमर बार बार उनको 9 रुपए दे रहे और वो रेवेन्यू में वो 9 रुपए दिखाए जा रहे हैं, पीछे से 10 रुपए उनका लग रहा है। तो जब तक इसको आप यूनिट लेवल पे चेंज नहीं करेंगे यू कैन नॉट स्केल। सो एंड दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर
और मैं आपको बताऊं संजय जी, मेरा एक क्या बिलीफ है, वाइल स्टार्टअप्स को ना, हम तो देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम से वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, बट स्टार्टअप्स को जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा पीआर मिलता है। जो हमारे देश की बैकबोन है वो है एमएसएमईज जी। वो 7 करोड़ एमएसएमईज जो 12 से 13 करोड़ नौकरियां निकालते हैं, जो प्रॉफिटेबल हैं, उनको अगर हम लोग अटेंशन नहीं देंगे ना, वो बैकबोन है आज हमारे देश की जी। आज आप जितने स्टार्टअप्स हैं सब कंबाइन कर लीजिए, वो कितनी नौकरियां देते हैं और कितनी नौकरियां एमएसएमईज देती हैं। तो जो इस सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस जो एसएमई लिस्टिंग के ऊपर है वो बहुत सकारात्मक है। हमें एसएमईज, आप देखिए ना, आपने एक एसएमई की बात की, 200 करोड़ पे या 100 करोड़ पे लिस्ट हुआ और सीधा 6000 करोड़। जी जी। तो ऐसे करके बहुत अमेजिंग स्टोरीज हैं। तो मैं ऐसे करके हमारा एक फ्रेंड है कॉमन, मैं आपका एक पॉडकास्ट सुन रहा था, त्रिशनीत टैक्स सिक्योरिटीज। बिल्कुल। तो त्रिशनीत इज वेल नोन टू मी आल्सो। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी सक्सेस पाई, विजय सर का उनका सपोर्ट था, और मतलब राइट टाइम पे हर चीज करी उन्होंने और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लाया। बिल्कुल। एंड मुझे लगता है उन्होंने लालच नहीं किया। बिल्कुल लालच नहीं किया कि भाई मैं शुरू में इन्वेस्टर से जो है ले लूं कि मेरी स्टेक जा रही है, बट आगे जाके एक बहुत अच्छा उन्होंने जो है वैल्यूएशन लेके आया अपने। मैं ना सब फाउंडर्स को एक ही चीज बोलता हूँ। अभी वन ऑफ आवर पोर्टफोलियो कंपनीज एथर गॉट, और उनके ना फाउंडर की इतनी फिनोमिनल थॉट प्रोसेस थी। उनसे मेरी बात हुई ना, उन्होंने कहा यार रितेश, वैल्यूएशन ना बाद में चेस करेंगे, पहले है ना ट्रस्ट चेस करेंगे। आज आप एथर और उनका कोई कॉम्पिटिटर उठा लो। मैं आपको बताता हूँ मैंने एथर में इन्वेस्ट करने का क्यों सोचा। मैं बैंगलोर की सड़क पे था, एक बंदा एथर चला रहा था, तो मैंने ऐसे ही है ना रेड लाइट पे रुके हुए थे, ट्रैफिक बहुत था, तो मैंने ऐसे ही कैब का ना विंडो नीचे करके पूछा, मैंने कहा ये एथर कैसे है? कहता है बाजू में आ जाओ। 15 मिनट उसने मुझे समझाया कि मेरा स्कूटर नहीं है, कंप्यूटर है। ही वाज अ डाई हार्ड फैन ऑफ एथर। इतनी एडवोकेसी। मैंने कहा जिस कंपनी के लोग, क्योंकि देखिए हम किससे बने हैं, मेरा बहुत सिंपल फंडा है, यहाँ से भगवान आ रहे हैं, वहां से कस्टमर आ रहे हैं, भगवान की तरफ हाथ जोड़ के कस्टमर की तरफ जाओ। कस्टमर मेरे लिए सब कुछ है। कस्टमर एंड ये ना एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, जिसका एनपीएस नहीं अच्छा ना, जिसका नेट प्रमोटर स्कोर अच्छा नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। हम रेस्टोरेंट चलाते हैं, हमारा एक ही फोकस है, कस्टमर एक बार हमारे पास आ जाए ना, और अगर किसी ने नेगेटिव रिव्यू दे दिया ना, अगर मेरी लीडरशिप टीम उस रात को दुख से सो नहीं रही है ना, इसका मतलब मैं गलत टीम चला रहा हूँ। तो बहुत सिंपल है बिजनेस। लोग ना बिजनेस को इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं, ये कंसल्टेंसी मैनेजमेंट वो सब लेके। इट इज़ वेरी सिंपल। अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, सस्ता बनाओ, शिद्दत से बनाओ, और कस्टमर से बात करते जाओ और चेंज करते जाओ प्रोडक्ट को, और सवाल ही नहीं आपका बिजनेस बंद हो जाए। तो रितेश भाई, जब हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट पे तो बात बनती है, वो है शार्क टैंक। अब शार्क टैंक पीछे बहुत उस पर एलिगेशंस भी लगे कि वो स्कैम है, वो लोग वहाँ डील करते हैं पर उसको पूरा नहीं करते, और वहाँ पे थोड़ी शार्क वाली हरकतें होती हैं, थोड़ा कोशिश करके ले लेते हैं, और क्या एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यूथ के माइंड में सेट हो गई है कि हम टीवी पे जाएंगे, कुछ बोलेंगे और हमें पैसे मिल जाएंगे। तो पहले तो इस पे आपका व्यू चाहूंगा, और सेकंड में व्यू चाहूंगा कि अगर आपको शार्क टैंक डिजाइन करना हो तो आप ऐसा क्या डिफरेंट करेंगे जो आज से अलग होगा, और क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? देखिए, सबसे पहले तो है ना, शार्क टैंक को लेके ना मेरा व्यू बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि एक तो मैंने ना यूएस के शार्क टैंक से अपनी स्टार्टअप की जर्नी सीखी है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पे कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको ज्ञान देना है ना, डायरेक्टली बिना किसी नेगेटिविटी को लाए हुए, तो वो करना बड़ा मुश्किल है। आज आप देखिए कितने लोग डिस्कवरी चैनल देखते हैं। तो शार्क टैंक की अगर वो नहीं करेंगे तो इम्पैक्ट, आज आप देखिए जगह जगह टायर 2 सिटीज़ में आंटियों को पता है कि नहीं यार प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, वो बात कर रही हैं कि नहीं यार फंड रेजिंग कैसे होती है। देखिए 140 करोड़ के देश में ये वाले टर्म्स को लेके आना, जहाँ जो स्कूल नहीं सिखा रहा जी, वो शार्क टैंक ने कर दिखाया जी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और जहाँ तक देखिए कोई भी चीज़ होगी उसका कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव ज़रूर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना कि ये जो एलिगेशन है ना कि हम शार्क टैंक पे गए, कमिट हुआ और हमारे पास पैसे नहीं आए, ये शार्क टैंक का जनरली एज अ मॉडल फ्लॉ है दैन द शार्क का फ्लॉ। बिकॉज वहाँ पे स्पॉट फंडिंग है, वहाँ पे वो ये नहीं कर रहे कि वो बैठ के पहले डीडी हुई और तब जाके वो जो बोल रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। अब अगर वो ठीक नहीं है तो मैं भी कहूँगा कि नहीं, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके अगर आप मुझसे पूछेंगे ज़्यादा फायदे हैं दैन एक या दो केसेस ऐसे होंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वेरी बुलिश ऑन द, मेरे ऑलमोस्ट सारे शार्क्स बहुत अच्छे दोस्त हैं,
चाहे रितेश है, चाहे अमन है, चाहे अनुपम सर हैं, चाहे विनीता हैं, तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मुझे लगता है दे आर डूइंग अ गुड सर्विस, अपना टाइम निकाल के स्टार्टअप चलाने के दौरान ये वाला काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। एंड काफ़ी लोग, जैसे मैं भी जब छोटा था 2014-15 के आसपास मैंने शार्क टैंक देखना चालू किया और मेरी लाइफ काफ़ी बदली उसकी वजह से। मुझे काफ़ी नई चीज़ें पता चली, तो इट इज़ अ वेरी बिग डिस्कवरी फॉर इंडिया ऑल्सो। इफ़ वन थिंग यू हैव टू चेंज देयर, कि चलो मैं इसको ऐसे कर लेता ताकि और इसका इम्पैक्ट फार रीचिंग हो जाए, तो वो क्या होता? मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ना मैंने एपिसोड्स देखे नहीं हैं, बट जो एपिसोड्स देखे हैं मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़े डीप टेक स्टार्टअप्स और आए तो और ज़्यादा एक ना लहर गूंजेगी इंडिया के अंदर कि यार डीप टेक स्टार्टअप्स करने हैं, सिर्फ D2C नहीं करने। एंड अगर कोई डीप टेक फाउंडर शार्क बन के आता है, क्योंकि आप ये देखिए जो भी फाउंडर बन के आएगा ना वो एक एस्पिरेशन सेट होएगी। तो जब जैसे अब अगर हम आज के शार्क टैंक की जो इकोसिस्टम देखें तो वो हॉस्पिटैलिटी या D2C में ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और शायद एक ऐसा शार्क जो थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, समवन लाइक अ संजीव बिखचंदानी कैन बी अ ब्रिलियंट एडिशन। और देखिए बाकी ना बहुत सिंपल है। मैं उस दिन जितने भी हमारे शार्क दोस्त हैं उनसे भी यही बात कर रहा था कि नेगेटिविटी आज की इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लोग ना जो इंडिया के इकोसिस्टम के लोग थे उनमें से बहुत लोगों को बाईपास करके ये लोग शार्क बने हैं, और किसी वजह से शार्क बने हैं। देखिए अमन इज एन आइडियल शार्क मटेरियल। उनका ना एक ऑरा बहुत ऑथेंटिक ऑरा है जी, बहुत ही जेनरस इंसान है, बहुत ही ऑथेंटिक इंसान है। और टीवी पे है ना मास्क्ड फेसेस नहीं चल सकते। आप कोई ऐसा इंसान नहीं ले सकते जो नपी तुली बातें करे। ये एक ऐसा इंसान है जो दिल से बात करता है, जो बात करता है, एंड दैट इज व्हाई ही इज द मोस्ट फेवर्ड शार्क इन द कंट्री। तो मुझे लगता है कि शार्क टैंक का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वैसे तो आपका एक चेंज होता था कि और थोड़े लेजेंडरी इन्वेस्टर्स जो हैं मार्केट से वो और थोड़े ओल्ड नॉट, देखिए ये अगर देखें तो ये सबके सब लेजेंडरी फाउंडर्स हैं, बट मुझे लगता है किसी का जिसका एक्सपीरियंस 40 साल का हो, अगर एक वैसा शार्क आए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने बात करी अभी डीप टेक स्टार्टअप्स होने चाहिए। अभी पीछे एक इवेंट पे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बोला कि एक इकोसिस्टम ऐसा बन गया कि हम जो लोगों को जॉब नहीं मिल रहा उनको बस राइडर्स बना रहे हैं और कुछ इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइम पे इंडिया में, क्योंकि आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं इससे, कुछ ऐसा एक्चुअली हो रहा है या उनकी बात बिल्कुल सही है कि अभी हम सिर्फ लेबर का जो आर्बिट्राज है वो कंसिडर कर रहे हैं? देखिए पहले तो है ना इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझने की ज़रूरत है। हमारा नेशनल स्टार्टअप डे 2016 जनवरी में चालू हुआ। We are one of the youngest startup nations in the world. We are the third largest startup ecosystem by size, by capital, by number of unicorns. तो अगर आप देखें टिपिकली एक इकोसिस्टम को यहाँ तक आने में बहुत समय लगता है। जो इंडिया ने कर दिखाया है इट इज़ अ केस स्टडी। अब देखिए इसमें गवर्नमेंट की भी थोड़ी गलती है। R&D स्पेंड कॉर्पोरेशंस पहले नहीं करती। आज इंडिया का R&D स्पेंड 0.7% ऑफ GDP है। साउथ कोरिया का 0.6% है। ओह 10 टाइम्स। जब तक गवर्नमेंट R&D पे फोकस नहीं करेगी तब तक डीप टेक इकोसिस्टम नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारा जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसको 5 साल में एग्जिट चाहिए। डीप टेक के लिए आपको ग्रांट कैपिटल चाहिए, जैसे NIH, जैसे अमेरिका के अंदर R&D का स्पेंड अगर आप देखें टिपिकली इंटरनेट किसने पैदा किया? इंटरनेट वॉज स्टार्टेड बाय एज ARPANET, इट वॉज स्टार्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री। तो बहुत R&D हो रही है वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, and then it became a platform, and then all the Apples, Googles of the world came in. तो ऐसे ही इंडिया के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारी आबादी। हमारे 140 करोड़ लोग जो डिजिटली कनेक्टेड हैं, 95 करोड़ पीपल स्पेंडिंग 94 मिनट्स ईच डे ऑन इंटरनेट, और ये बढ़ने ही वाला है। अब आप देखिए लार्जेस्ट डिजिटल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन थी UPI की जस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड ये बढ़ेगा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने बहुत कम समय में
बहुत अच्छा इकोसिस्टम। देखिए आज हमारे पास अगर थोड़ा पैसा आया है, वो गवर्नमेंट की वजह से आया है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, सॉफ्ट बैंक आया, सॉफ्ट बैंक ने ओयो बनाया और तब जाके हमारी कंपनी बिकी जी। तो आज गवर्नमेंट को ब्लेम करना मुश्किल है, क्योंकि आप ये देखिए गवर्नमेंट, हमारा भी जो मुल्क है, वाइल हम लोग बहुत फास्ट ग्रोइंग है, बट अभी भी हम गरीब देश हैं इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट हमारा जीडीपी पर कैपिटा बहुत कम है। अगर हम देखें, हम, वो बड़ी अच्छी बात है, हम 3 देश हैं। 7% ऑफ इंडिया इज मेक्सिको, $15,000 कमाते हैं पर पर्सन। 23% ऑफ इंडिया इज लाइक इंडोनेशिया, $3,000-3,500 कमाते हैं पर पर्सन। और 70% देश है सब सहारन अफ्रीका, $900 कमाता है पर पर्सन। तो इन सबको पुल अप करके एंड जो ये सरकार काम कर रही है, देखिए ये हम सब अग्री करते हैं, जो सरकार ने मिशन सिंदूर में कर दिखाया, दैट वाज बिकॉज सरकार ने फोकस किया डिफेंस के ऊपर जी। 2014 में सिर्फ 18% डिफेंस हम इंडिया में खुद बनाते थे, हम आत्मनिर्भर बिल्कुल नहीं थे। आज 88% ऑफ डिफेंस इज मेड इन इंडिया। वी विल बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स इन द वर्ल्ड बाय 2035। वाह। हम ब्रह्मोस सारी की सारी खुद बनाते हैं। और देखिए सेल्फ रिलायंट होना आज एक चॉइस नहीं है, आज एक मजबूरी है। और ऐसे ही मैं गवर्नमेंट को ये एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि R&D स्पेंड्स, स्पेशली AI इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। देखिए आज हमारा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इतना वीक है कि हमारे देश में एक भी फैब लैब नहीं है। ओह, नॉट इवन अ सिंगल फैब लैब। आज मैं आपको बताता हूँ, रोबोटिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, हमें सारे के सारे एक्चुएटर्स साउथ कोरिया से मंगाने पड़ते हैं और ऑफिसर्स के साथ डील करना पड़ता है। कभी 3 महीना वो नावाशेवा पोर्ट पे रहते हैं, वो कहते हैं ये क्या आया, इस पे क्या टैरिफ लगेगा, क्या होगा। तो अगर आपको रोबोटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपको इंडिया में मेक इन इंडिया के लिए ज़बरदस्त इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे लोगों को, टू क्रिएट इकोसिस्टम ऑफ एक्चुएटर्स फर्स्ट। तो जब तक एक्चुएटर मोटर्स नहीं होंगी, तब तक कैसे आप रोबोटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मुझे लगता है R&D सबसे पहले गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट को यहाँ पे स्पेंड 0.7% से एटलीस्ट 1.5% इमीडिएटली करना चाहिए। डबल कर देना चाहिए, मतलब बिल्कुल कर देना चाहिए। आप एशियन टाइगर्स की बात करें, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, आज छोटा सा मुल्क है ताइवान का ये अगर आप देखें साइज कुछ भी नहीं है। चाइना से हेड ऑन कोलाइड करता है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, बिकॉज दुनिया की ऑलमोस्ट सारी चिप्स ताइवान से आती हैं। जी, सबसे बड़ी कंपनी TSMC वहीं की। सो आई थिंक ये ना future of geopolitics is ability to have ecosystems in semiconductors, artificial intelligence, robotics, Internet of Things, ability to produce semiconductor at the lowest cost, because semiconductor revolution will be huge. अभी तो हम कुछ, and then the biggest industry जहाँ पे हमें काम करना है, that is space tech. We have invested in a lot of space tech companies. Space में ये स्पेस रेस बन जाएगा जो 1960s में जब जॉन एफ कैनेडी ने अनाउंस किया था दैट वी विल डू द हार्ड थिंग्स, वी विल गो ऑन द मून। एवरीवन वाज शॉक्ड कि यार अभी तक रशिया ही आगे बढ़ा है, और 1969 में उन्होंने करके दिखाया। आज हमें भी वही करना है, हमें प्राइवेट स्पेस टेक के अंदर आगे बढ़ना है, बिकॉज स्पेस विल बी द बिगेस्ट एरिया फॉर क्रिएटिंग अ रेवोल्यूशन। एंड आई थिंक ऑलरेडी इंडिया ने काफी अच्छा काम किया है, काफी कॉस्ट को उधर कम करके नए चीजें की हैं। चंद्रयान 2 हो, 3 हो, सो ऑल यू नो सच प्रोजेक्ट्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड। वो है इसरो की साइड से। जी, प्राइवेट साइड से जब तक नहीं होगा ना, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे इट इज द प्राइवेट एजेंसीज दैट आर गोइंग टू क्रिएट पब्लिक यूज केसेस। आपको मैं जो बताता हूँ, पता है स्पेस के ऐसे यूज केसेस हैं कि आप शॉक्ड हो जाएंगे। आप स्पेस से बैठ के, आज मैं आपको बताता हूँ, आज आप इंटरनेट पे जाके $25 में नोएडा 63 सेक्टर का 5 स्क्वायर मीटर का हाई डेफिनेशन स्पेस की फोटो कमीशन करवा सकते हैं फ्रॉम अ सैटेलाइट। आज चांदनी चौक के ऊपर आप एक थर्मल इमेजर सैटेलाइट को भेज सकते हैं, जो एक फोटो लेके बता देगी कि किस घर में आग लग सकती है। वो बता देगी कि ये वाले घर में, क्योंकि वहां पे बहुत पुराने घर हैं,
वो इतना ज़्यादा लोड नहीं ले पा रहे, वो थर्मल में देख के बता देंगे कि नहीं यार यहाँ पे रेड बहुत ज़्यादा दिखा रहे, इस घर में या तो इसको डिमोलिश करो या इस घर को वापस बनाओ या इसकी वायरिंग चेंज करो। तो काफी प्रीएम्प्टिव चीजें वहां पे स्पेस टेक के माध्यम से एग्रीकल्चर, आपको पता चल जाएगा कि यार कौन सी जमीन पे कौन सा क्रॉप लगाना है, कब लगाना है, उसको कितनी देर, इट इज वेदर की क्या प्रोबेबिलिटी है, मैजिकल, द यूज केसेस विल बी मैजिकल। स्पेस से आज मैं आपको बता दूं, जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर जीता है, कावा स्पेस करके हमारी एक पोर्टफोलियो कंपनी है, फिनोमिनल फाउंडर, उन्होंने ट्विटर पे भी डाला, उन्होंने जो पाकिस्तानी एयर बेसिस है उनका सारा का सारा डेटा खींचा अब स्पेस सैटेलाइट से। देखिए स्पेस एक ऐसी इंडस्ट्री, तो मेरे को लगता है कि ये ऐसे कुछ एरियाज हैं, ये इंडिपेंडेंटली एक एक इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। और इसमें अभी बट यही है कि एजुकेशन यहाँ पे कुछ सिखा रहा नहीं है, तो क्या प्लक्षा उसका जवाब है? वहां पे आप ये सब कर रहे हैं? देखिए प्लक्षा एक जवाब है, लेकिन प्लक्षा में हम कितने बच्चे पढ़ा सकते? इसके लिए हमें डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, हमें एंड इसीलिए मैंने कहा शार्क टैंक के ऊपर डीप टेक फाउंडर्स को लेके लेट अस स्टार्ट सेलिब्रेटिंग डीप टेक फाउंडर्स। हार्डवेयर इज वेरी हार्ड। आज आप इंडिया से बताइए कौन सी हार्डवेयर कंपनी है जो बहुत अच्छा कर रही है? बहुत कम है। तो हमें है ना डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हितेश भाई, आपके साथ चर्चाएं लंबे मुद्दों पे और बहुत हो सकती है, मुझे लगता है आपके साथ डेफिनेटली मैं एक और बार एंगेज करूंगा और डीप टेक पे जाने के लिए। बट अभी मेरी एक सीरीज इस पे हमारे पॉडकास्ट पे हम करते हैं, वो है 3 टॉप सीरीज। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, 3 जवाब आपको देने हैं हर सवाल के। तो मैं स्टार्ट करता हूं। 3 टॉप इंडस्ट्रीज फॉर नेक्स्ट 5 years। In my view, data collection for AI companies, not AI, data collection for AI companies, because हर AI कंपनी को डेटा चाहिए और डेटा जो बनाएगा वो गोल्ड रश में जो सबसे ज़्यादा वो है जो एक्सेल बनाएगा। दूसरा टॉप डॉलर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI infrastructure, and तीसरा we are entering into an era of Internet of Things. We will be surrounded by semiconductor और silicon around us. जैसे अभी आपने एक रिमार्केबल पकड़ा हुआ है, आपकी अंगूठी में एक चिप होगी, आपके यहाँ पे एक चिप होगी, आपके यहाँ पे एक होगी। So Internet of Thing will be the future. इनका OS बनाने में huge opportunity है। जैसे लोगों ने ग्लासेस बना दिए, अभी तक उनको है ना उनका ओएस नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एनीथिंग व्हिच इज नॉट अ फोन और लैपटॉप विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन माय व्यू, जिस तरीके से एप्पल का होता है, एंड्रॉइड का होता है। 3 टॉप ट्रेट्स टू लुक आउट फॉर इन अ बैड फाउंडर। गुड फाउंडर तो सब बात करते हैं, आज हम थोड़ा बैड फाउंडर की बात करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज ग्रीड। देखिए ग्रीडी होना गलत नहीं है, बट ग्रीड एक सीमा से ज्यादा इट कैन बी टॉक्सिक। सो सबसे पहला ग्रीड, क्योंकि ग्रीडी लोग विन विन नहीं करते। दूसरा नॉन हम्बल नेचर। मैं ना सबको यही कहता हूँ कि यार आप ना पहले ये देखो, हम जब भी किसी फाउंडर से भी बात करते हैं हम ये देखते हैं कि क्या फाउंडर हम्बल है या नहीं है। अगर हम्बल नहीं है ना तो दुनिया उसको हम्बल बना देगी, तब हम उससे बात करेंगे। वी डू नॉट लाइक फाउंडर्स हु आर ऑन देयर हेड, दे थिंक टू मच अबाउट देमसेल्व्स, अ बिट अबाउट नार्सिसिस्टिक जैसा, बिल्कुल जो उनके ट्रेट्स। और थर्ड जो मैं देखता हूँ दैट इज दे डोंट अंडरस्टैंड देयर ओन प्रोडक्ट। मैं ना उनसे पूछता हूँ कि यार अच्छा ऐसी कौन सी इंसाइट है जो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता है जो किसी को नहीं पता, उसका आंसर वो कैसे देते हैं, क्या वो वैल्यू चेन समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते। सो आई थिंक दीज 3 ट्रेट्स एटलीस्ट आई लुक फॉर इन अ बैड फाउंडर। गौर, बहुत क्लासी आंसर था सर। 3 टॉप थिंग्स टू लुक आउट फॉर इन अ लाइफ पार्टनर। आप इस पे बारे में बहुत बात करते हैं तो ये हमें पता है। सबसे पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट इज कैन यू जस्ट लाइक enjoy boredom with her or him। कि क्या मतलब आप है ना, क्योंकि by the end of the day you will get bored। आप कब तक फिजिकल इंटीमेसी रखेंगे, आप कब तक बातें करते रहेंगे? क्या आप शांत एक इंसान के साथ बैठ के हर आधे घंटे के बाद स्माइल कर सकते हैं? एंड कैन यू एंजॉय दैट?
दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं सबको ये कहता हूँ कि यार जब आप एक पार्टनर ढूंढने जाए ना, आप है ना ये ढूंढिए कि क्या मैं इस इंसान के साथ ओल्ड हो सकता हूँ. सेकंड, ऑप्टिमिज्म. क्या ये इंसान पॉजिटिव है या नहीं. आई हेट नेगेटिव पीपल, क्योंकि है ना नेगेटिव होने के लिए आपके पास 100 रीजंस हैं. पॉजिटिव होने के लिए एक ही है कि आज का दिन भगवान ने दे दिया. तो आई लुक फॉर ऑप्टिमिस्टिक पीपल अराउंड मी. अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो ना, आई वॉन्ट टू बी आउट ऑफ टॉक्सिक थिंग्स. आई डोंट लाइक नेगेटिविटी. एंड द थर्ड वन इज, कैन दे बी extremely supportive for your work and passion, and I think, and that goes for both of you. I think those are the three things at least that I look for. ब्यूटिफुल. एंड आई थिंक काफी लोगों को इससे डेफिनेटली हेल्प होगी. इसके बाद ऐसा 3 टॉप बुक्स नो एंटरप्रेन्योर शुड मिस. I'll tell you. इट कुड बी वेब सीरीज आल्सो वैसे. Yeah. So for me, it's The Founder. ओके. The Netflix पे जो है. मैकडोनल्ड्स की कहानी है. जी. जेफ बेजोस की डॉक्यूमेंट्री है Bezos, ओके. which is phenomenal. And then मेरी फेवरेट बुक इज गुरु, जो धीरूभाई अंबानी की कहानी है. ओके. जो अभिषेक बच्चन ने जी. तो 3 थिंग्स, द फाउंडर, Bezos एंड गुरु. एंड so one last question, 3 top investments of Dr. Ritesh Malik. See, if you talk about impact, I'm more bothered by that. Financial investments and impact investments are very different. I would say about impact, I would say the first one would be Joe Stocks. Oh, nice. They do close to 250 million views every single month. Massive I impact. have appeared on that, so I can vouch for it. Second is Agnikul, which is a space tech company launching satellites. Nice. And third would be Kawa Space, again a space tech company helping military of India to find enemies. ग्रेट. थैंक यू सो मच डॉक्टर रितेश. आपने इतना टाइम निकाला आज, और जो आपने लर्निंग्स दी हैं, तो अगर आज कोई भी 21 से 25 या किसी भी उम्र के वर्ग का बंदा समझ लेगा, चाहे वो लाइफ के बारे में हो, नेगोशिएशंस, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, फ्यूचर, I think they will be much better after listening to today's podcast. I'm very grateful. And Thank you. आपके क्या क्वेश्चंस है डॉक्टर रितेश मलिक से, वो जरा कमेंट में जरूर लिखना. आपने क्या सीखा वो लिखना, क्या चीज़ें चेंज करोगे वो लिखना. और अगर आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे तो मैं सर को फिर से भेजूंगा, और एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पार्ट 2 मेरे साथ करें, जहाँ पे हम आप ही के क्वेश्चंस को उनके लिए क्वेश्चंस बना देंगे. थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर मलिक. मेरे को लगता है आपसे बात करते करते आप डॉक्टर रितेश मलिक से ज़्यादा मुझे मारवाड़ी मलिक लगे. तो सारे आपके जो थॉट प्रोसेसेस हैं वो एकदम हाई प्रॉफिटेबिलिटी, एंड यू नो योर एथिक्स आर यू नो समथिंग टू वाउच फॉर. थैंक यू सो मच. तो थैंक यू दोस्तों कि आपने इस एपिसोड को एकदम एंड तक देखा. आई होप आपके लिए ये वैल्यूएबल होगा, और अगर वैल्यूएबल था तो एक लाइक जरूर दबा दीजिए. पर कुछ चीजें आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपने नोट्स बनाए हैं, तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी मेजर 5 लर्निंग्स क्या रही हैं, और क्या चीजें हैं जो आप अपने लाइफ में चेंज करेंगे जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल होंगे. सेकंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी दबा देना, क्योंकि जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी गेस्ट्स की क्वालिटी भी बढ़ेगी. थर्ड, इस वीडियो को अपने इमीडिएट फैमिली ग्रुप में और इमीडिएट फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी जबरदस्त लर्निंग्स मिल सके. और फोर्थ, मेरी गलतियों को जरूर हाईलाइट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि संजय आपको इन पर्टिकुलर चीजों पे इंप्रूव करने की जरूरत है. मैं डेफिनेटली उस पर अमल करूंगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप किसको मेरे साथ पॉडकास्ट पे देखना चाहते हैं वो भी जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि उनको मैं इनवाइट कर सकूं. अब मिलते हैं अगले पावर पैक्ड एपिसोड में एक जबरदस्त गेस्ट के साथ आपकी लर्निंग्स के लिए. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.